शिक्षा मंत्री पे इतने सवाल लगातार उठे हैं और उसके बावजूद भी अगर शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चुपके हुए हैं, ये भी एक तरीके का तानाशाही का ही प्रकार है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे ये जो नीट से बच्चे पास हो रहे हैं, जो पेपर लीक होकर डॉक्टर बनते हैं, ये डोनेशन वाला डॉक्टर है, कुछ नहीं आता इसे। ये नेता इनसे जाके इलाज क्यों नहीं करा? ये सब यूरोप जाते हैं, ये यूएस जाते हैं। तो सोचिए हम भारत को उस दिशा में धकेल रहे हैं जहां पे नकली डॉक्टर्स, नकली इंजीनियर्स, नकली फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे। एक चीज पूछनी थी, पेपर लीक एक्चुअली में होता कैसे है? नीचे से पैसा शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखते एक मुख्यमंत्री का नाम बाहर नहीं आ पाता, वो लगा कि मेरा नीट में नहीं हुआ तो मुझे 1 करोड़ रुपए MBBS में देने होंगे, इससे अच्छा 60 लाख में पेपर बिक रहा है तो यही ले लो। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जब जड़ें इतनी खराब हो जाएगी देश की। 8-9 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि पैसा कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है जो आयोग और एजेंसियां कर रही हैं। उस वक्त ये सरकार जो था, जो आज सच हो गया। डायबिटीज, बीपी, हमको ऐसा लगता है डायबिटीज शुगर की वजह से हो रही है, पर डायबिटीज इस रिफाइंड ऑयल की वजह से हो रही है। 12th क्लास का बच्चा इतना काबिल हो रहा है कि उसने CBSE की साइट हैक करके दिखा दी। उसके बाद वो साइट जब खुलने की बारी आती है तो 48 घंटे तक अंडर मेंटेनेंस चली जाती है। तो चेक तो करते एक बारी, चेक भी नहीं करा देने से पहले कि ये कर पाएंगे, इतने बड़े सिस्टम को संभाल पाएंगे। लोग पॉलिटिक्स में कैसे जा रहे हैं पता है? अरे यहाँ पे इतना पैसा, मुझे लोग ये कहते हैं अरे तुम यार सांसद बन जाओगे, पता है 27 करोड़ रुपए तो यूं ऐसे आएंगे। ये फ्रेग्रेंस डेवलप कर ली गई। पहले खराब खाना खुशबू से ही पहचाना जाता था ना कि खराब है, अब वो खुशबू डेवलप कर ली गई है जिससे सूंघ के नहीं पहचाना जा पा रहा है कि खाना सही है। आप लोग बताओ ना, आप ये कहते हो कि हम गलत मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज देश की हालत नहीं है, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब नहीं, देश के एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब नहीं। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं 50 करोड़ रुपए लेता हूँ ज्वाइनिंग के। आपने सुना है वो वीडियो? मेरा वो बड़ा आता है, वो बड़ा लेता हूँ। तो मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे किसने दिए 50 करोड़ रुपए। नीतीश कुमार के उस बेटे को स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया जिसके खुद के स्वास्थ्य पे प्रश्न उठ रहे हैं? सर आपको कोई डर नहीं लगता कि इतना? मेरी टीम में खुद ही ऐसे लोग जो साथ हैं, बचपन से इतने सालों से साथ हैं। मैं उनसे भी लड़ रहा हूँ और बाहर समाज से भी लड़ रहा हूँ और देश दुनिया से भी लड़ रहा हूँ। मैं अकेला लड़ रहा हूँ। 2047 में विकसित भारत पे अब हमें नहीं सुनना। आप बताइए दिल्ली विकसित कब तक? सो हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आज मेरे साथ हैं अभिनय सर, हमारे फेवरेट अभिनय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और लास्ट वाला एपिसोड सर बहुत ही अच्छा गया एंड लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिखाया एंड सर लोग कह रहे थे कि अभिनय सर को वापस लेके आओ, और अब तो मुद्दा भी ऐसा आ गया जी। तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ा खुल के बात करें, एकदम से डिटेल। हमने खुल के ही बात की है। राइट सर, एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। आप देखते हो कि एजुकेशन सिस्टम एक देश का बहुत बड़ा पिलर है। अभी CBSE में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, और फिर आपने नीट में अभी देखा 5 मई को क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ सर, अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे और इसी तरीके से पेपर आउट होकर लोग डॉक्टर बनेंगे तो सर इलाज कौन करेगा? और खाली ये चिंता सिर्फ डॉक्टर्स को ही लेकर के नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरीके से आज हम हर चीज़ के नकली होने से परेशान हैं, कि जो ORS नहीं है वो ORS लिख के बेचा जा रहा है, जो जूस जिसका रियल से कोई लेना देना नहीं है वो रियल के नाम पे बेचा जा रहा है। यानी हर एक चीज़ पे शक है कि सब्जियां नकली हैं, मावा नकली है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप दिवाली पे नहीं खाते, बचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस वक्त सब कुछ नकली आ रहा है। यानी आप मान चुके हैं, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये नकली है। तो सोचिए हम भारत को उस दिशा में धकेल रहे हैं जहां पे नकली डॉक्टर्स, नकली इंजीनियर्स, नकली फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे। तो सोचिए ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा है और भारत के भविष्य पे भी खतरा है। जो एक सपना हमने पाला है कि भारत एक विकसित देश बनेगा, हम उस राह पे नहीं है। सर प्रॉब्लम यही है ना, नाकाबिल लोग आके नाकाबिलियत फैलाते हैं। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे ये लोग UPSC क्लियर करके, तो ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही बनेंगे। बिल्कुल बन रहे हैं। आपने देखा नहीं वो एक आया कि कुछ IAS ने मिलकर के एक लैंड खरीदी कुछ करोड़ में, फिर उसका लैंड यूज चेंज किया और उसके बाद उसको 3200 करोड़ का बना दिया। बताओ सर, अब एक चीज़ बताओ, जिनके पास हाईवे के प्रोजेक्ट जा रहे हैं वो इस हिसाब से हाईवे के प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं कि मतलब ज़मीन ले लेंगे तो हमारी ज़मीन बढ़ जाएगी। बताओ,
तो फिर ऐसे सिस्टम में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सच में विकसित हो जाएगा। अगर हो भी गया तो उस विकसित में विकसित जैसा कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से आज आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भरता नहीं है, डिजिटल भारत के दौर में सीबीएसई की कॉपियां इतने गंदे तरीके से स्कैन की गई कि बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया गया। वो कॉपियां मिसमैच हो गई, गलत मार्किंग हुई और कितने सारे बच्चे प्रभावित हो गए। उसमें सीबीएसई ने यह कहा कि आप इतने पैसे दीजिए फिर हम आपकी कॉपी की रीचेकिंग करेंगे। ये तब चीजें शोभा दे सकती थी जब 1% या कुछ लोग 200-400 लोग ये आवाज उठा रहे होते। लेकिन जहां आप ही का अस्तित्व खतरे में चला गया, आप पे ही सवाल उठने लगे, वहां तो आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए इस साल ये फीस ही माफ कर देनी चाहिए थी। यानी इससे ये पता चलता है कि सच में ये जो पेपर लीक उद्योग वर्ड बोला जाता था, यानी आपको नहीं लगता कि ऐसा इसलिए किया गया सीबीएसई की कॉपियों में या आगे किया जाएगा कि इस बहाने ज्यादा लोग रीमार्किंग चाहेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। जिस तरीके से एसएससी या नीट के एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछने के नीट में आपको बताना है कि 200 रुपए देकर के कौन सा सवाल गलत है। जिस बच्चे का एग्जाम आप ले रहे हैं वो बच्चा बताएगा आपको कौन सा सवाल गलत है। सर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस आते हैं इससे। तो आपने क्या है, हर एक चीज को व्यवसाय बना दिया। आज से 8-9 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि पैसा कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है जो आयोग और एजेंसियां कर रही हैं। उस वक्त ये सरकाज़्म था जो आज सच हो गया। मैंने कहा आप भी ऐसा करिए, एक वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पे 5000 मैनेजर्स की पोस्ट निकालिए और फॉर्म फीस के नाम पे 5-5 हजार लीजिए और सैलरी रख दीजिए 3 लाख रुपए महीने। आप इतनी बेरोजगारी है कि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म से पैसा कमाएंगे। फिर आप 100 क्वेश्चन बनाइए, 100 क्वेश्चन को दूसरे रास्ते से लीक करके पैसा कमाइए। लोगों से रिश्वत लेके डिसाइड करिए कि किसको आप वो 5000 नौकरियां देंगे। फिर गलत क्वेश्चन पूछ के पैसा कमाइए, पैसा ही कमाइए और उस पैसे का 2-4% जो 5000 लोग आएंगे उनको रख लीजिए, बाद में उनको भले ही निकाल दीजिए। सर रूट मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जब जड़ें इतनी खराब हो जाएगी देश की, देखो सर जो तो हम लोग, इसी से तो कहा जा रहा है कि ये नेता शिक्षित नहीं है। जो इंसान शिक्षित होगा उसके पास एक विजन होगा। आपका विजन नहीं दिख रहा देश के लिए, आपने नहीं किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च क्योंकि उसका रिजल्ट लेट से आता है। आप एक एजुकेशन पॉलिसी लाए, आपने कहा इससे बेरोजगारी कम होगी, इससे और चीजें ठीक होंगी, लेकिन आप तो उसको लागू ही नहीं कर पाए। आपकी मंशा नहीं है, शिक्षा आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए बोला कि एक बेरोजगार को बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, हम इस तरीके से 600 करोड़ साल का बचाएंगे, ये सब कुछ बोला। लेकिन आप एनआरए जो एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक एजेंसी बनाने तक, एक कमेटी की रिकमेंडेशन तक कितना पैसा खर्च होता है, और वो सब रिकमेंडेशन आज गड्ढे में पड़ी हैं। ये वो वाली बात हो गई, आज के फैशन के हिसाब से आप 10,000 के कपड़े लाए और वो पहन नहीं रहे आप, 8 साल बाद उन कपड़ों का महत्व खत्म हो जाएगा। कोई उसका ट्रेंड ही जब खत्म हो गया मतलब। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आज वो फिर से अपडेट होने के कगार पे खड़ी है। आज हमारे भारत की कितनी सारी स्कूलों की लैब्स कितना काम कर रही हैं, आप बच्चे को क्या सिखाओगे? आज आप सोचिए, भारत जो अपने आप को बचा रहा है, वो गुड्स में भारत ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन भारत सर्विसेज में $214 बिलियन सरप्लस है, और वहां से भारत का जो लॉस है वो कम हो जाता है। यानी आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज से देश को बचाए हुए, यानी उनके पास दिमाग तो है ना, तभी सर्विसेज दे रहे। काश वो सर्विसेज का इस्तेमाल भारत के लिए कोई ऐसी कंपनी बनाने में हो जाता कि भारत के लोग भी, भारत के लोगों का दिमाग भी भारत को एक ऐसी चीज दे देता जिस पे दुनिया डिपेंड हो सकती थी। जैसे आज ताइवान पे चिप के लिए दुनिया डिपेंड है, चाइना पे रेयर अर्थ मिनरल के लिए दुनिया डिपेंड है। मेन सर ये है कि अगर अपने देश को ही खोखला करा जाएगा तो बाहर हम किससे कॉम्पीट करेंगे? ये सर बहुत बायस प्रोफेशन होते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और यूपीएससी, जो लोग क्लियर करके, अगर इनको इस तरीके से अगर आगे बढ़ा के इनको लेके जाया जाएगा कि ये पेपर लीक करके एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्या देश में सर पॉलिसी लेके आएंगे? ये क्या बेटर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? फिर हम कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर के लिए हमें यूएसए जाना पड़ता है, अच्छे डॉक्टर के लिए हमें यूरोप इलाज कराने जाना पड़ता है। वही बात यह है कि सर ये जो नीट से बच्चे पास हो रहे हैं, जो पेपर लीक होकर डॉक्टर बनते हैं, ये नेता इनसे जाके इलाज क्यों नहीं कराते? ये सब यूरोप जाते हैं, ये यूएस जाते हैं। इनको इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यस। और जब आप उंगली उठा देंगे, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि हाँ देश भाई ठीक हाथों में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आज ही क्यों कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी खतरे में है, भारत की इकोनॉमी, भारत के हालात बिगड़ने वाले हैं? इसको भी छोड़ देते हैं। फसाई ठीक से काम कर रहा है,
क्या अगर फसाई ठीक से काम कर रहा था तो आज भी अमूल दूध पे तमाम क्वेश्चन उठने के बाद धड़ल्ले से अमूल दूध बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? या नकली सब्जियां, खीरे पे कलर चढ़ा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं। हर चीज ऐसी है। हवा शुद्ध नहीं है, अब आप कहेंगे हवा कोई शुद्ध नहीं कर सकता। आप इतनी हिम्मत क्यों हार गए? सब छोड़िए, सेबी पे 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया राज्य से एक्सपोर्ट वाले मामले में। सेबी क्या कर रहा था? सेबी की जिम्मेदारी नहीं थी कि रिटेल इन्वेस्टर के हितों को प्रोटेक्ट करे? नहीं सर, आप कितने लोगों का पैसा डूब गया? एयर पोल्यूशन वाली बात कर रहे थे। आज से ठीक 20-30 साल पहले चाइना में भी यही सिचुएशन थी। उन्होंने उधर भी ठीक किया ना, ठीक करा। 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ, उसने कहा कि मुझे भारत को कोलकाता बनाना है। आज वो सिंगापुर कहां पहुंच गया? मैं कहता हूं भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, भारत बहुत बड़ा है। क्या अगर राह नहीं होगी विकसित भारत की तो हम सिर्फ एक साथ विकसित भारत बनेंगे क्या? आज भी दिल्ली के होटल्स में आग लग जा रही है क्योंकि इतने तार हिलगे पड़े हैं। आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, नेहरू विहार में रहते हैं, आपने वहां की हालत देखी है? गलियों में किस तरीके से तार में तार बंधा हुआ है, कब आग लग जाए। अभी आपने आपकी देखा होगा वो जिंदगी होटल में आग लगी। तो मैं कह रहा हूं आप शुरुआत दिल्ली से तो करते ना, दिल्ली छोड़िए, दिल्ली के एक एरिया को तो विकसित बनाने से करते। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हम उस राह पे नहीं है। सर, इंडिया हैज मोर एस्पिरेंट्स, 3 करोड़ एग्जाम एस्पिरेंट्स इंडिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है ये, ज्यादा है। और तब और हम खुश भी होते हैं, देश आज युवा इतना है देश के अंदर, लेकिन कौन सा युवा जो 4 दिन के अंदर 2.25 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी शर्त है कि आप आलसी हो। यानी यहां तो 2.25 करोड़ युवा आलसी है, जहां जिसकी शर्त है कि वो 11 घंटे मोबाइल चलाता है। वो तो एक ट्रेंड बनाया, ट्रेंड चल गया, चलो उस पर सर क्या ही बात करें। मैसेज तो मिला ना सरकार को, एक मैसेज मिला, लोगों को लगा, लोगों ने खुद फील किया ना, आई एम द कॉकरोच। एटलीस्ट सर ये तो है, सरकार को ये पता चल गया कि अभी इस देश में कुछ लोग हैं जो जाग रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी कहाँ उनके उस जागरण को सीरियस ले रही है। उन लोगों की डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। सर, यहाँ पे आपको पता ही है कि सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट है, चाहे आप हेल्थ केयर ले लो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर ले लो, आप जिस सेक्टर में जाओगे इंडिया के। अभी मेरे चैनल पे एक डॉक्टर साहब आए थे, वो तो बोल के गए हैं इंडिया के डीएनए में भ्रष्टाचार है, करप्शन डीएनए में है सर। हर चीज, हर एक एंगल पे यहाँ पे करप्शन। मैंने मान लिया सब कुछ है, तो जो नेता हमने चुने थे, जिनको इस करप्शन के खिलाफ लड़ना था, राइट, जिनको पॉलिसी बनानी थी। सिंगापुर कैसे हुआ आपको पता है? आज आप एयरपोर्ट पे उतरिए तो आपको एक लिस्ट थमा दी जाएगी कि आप क्या क्या सिंगापुर में नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े फाइन है। राइट। तो ये जिम्मेदारियां किसकी थी? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, लोगों के अंदर सिविक सेंस डेवलप करने की, लोगों के अंदर स्किल डालने की, लोगों को अंदर इनोवेशन डालने की। ये सब जिम्मेदारियां किसकी थी? क्या वो जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभाई गई? सर, जब आप जैसे अभी सिविक सेंस की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें आएंगी कैसे? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए शिक्षा विभाग का वैसे मतलब एजुकेशन सिस्टम उस तरह से बना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में 9806 स्कूलों में एक ही शिक्षक तैनात है। लड़कियों के लिए तमाम स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। आप बताइए। और हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप आए दिन हम प्राइवेट स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आते, क्योंकि हमारे नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए हम सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे सर, रील्स आती हैं, उनसे पूछा जा रहा है एजुकेशन की स्पेलिंग लिखो, उनसे एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है क्योंकि वो सब डोनेशन देके भर्ती हुए हैं, वो सब घूस खिला के। शिक्षक भर्ती ही फेयर नहीं हुई है, शिक्षक भर्ती पे ही सवाल है, सारी भर्तियों पे सवाल है ना। मैंने मेरे चैनल पे सर एक आए थे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं इस देश के, तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा भैया इतने टाइम से सेंसस ही नहीं हुई हमारे देश में, जब सेंसस नहीं हुई तो इतना करेक्ट बजट बना कैसे रहे? किस आधार पे बजट बनाते हैं कि जब तुम्हारे देश में सेंसस हुई नहीं, तुम्हें पता है, डेटा तुम्हारे पास है नहीं, तो बजट बनता कैसे है एक्यूरेटली? बन ही नहीं सकता। अंदाजे से बजट बन रहा है। और बजट में इस बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से कई लाख करोड़ रुपए फ्रीवीज के लिए निर्धारित किए जाएंगे। लोगों को अपंग बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये डेटा तो कम होना चाहिए था ना, फ्रीवीज कम होनी चाहिए थी, जो लगातार बढ़ रही है। और ये सारी पार्टियां सीना चौड़ा करके आ रही हैं। वो कह रहा है मैं 8,000, वो कह रहा है मैं 10,000, वो कह रहा है मैं 8 ग्राम सोना दूंगा, वो कह रहा है मैं 10 ग्राम दूंगा, वो कह रहा है पैदा होते ही बच्चे के हाथ में अंगूठी डाल देंगे। उससे सर कुछ होना नहीं है।
इन सब चीज़ों से कोई किसी का माइंड नहीं डेवलप होने नहीं वाला, होने वाला। कोई कुछ सीख नहीं पाएगा, इन कोई सब सीख चीज़ों नहीं से। पाएगा, और जब सीख नहीं पाएगा तो वो जो एक प्रोडक्टिविटी उसके अंदर से निकलनी थी, जो भारत को मजबूत बनाने में काम करती है, वो नहीं हो पाएगा। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि ना कि कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाई अरे नहीं जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए, आज देश के पास 24 लाख बच्चों का एक दिन में सीबीटी एग्जाम कराने के लिए अपने लैब्स नहीं है। उसके लिए वो प्राइवेट पे डिपेंड है, और प्राइवेट में भी अब टीसीएस ने कह दिया कि हम महंगा लेंगे एक बच्चे का पेपर कराने के लिए, तो कह दिया गया कि नहीं, छोटी छोटी कंपनियां पकड़ लेंगे। ऐसा ही तो ओएसएम वाले में हुआ राइट। कि आपने एक ऐसी कंपनी को जिम्मेदारी दे दी जो सक्षम नहीं थी, सिर्फ इस आधार पे कि वो कम पैसे में कर रही है। सर क्या आपने चेक तो बच्चों के करते एक भविष्य बारी, को कम पैसे के आधार पे जो है कुचल दिया? सर चेक तो करते एक बारी, चेक हाँ? भी नहीं करा देने से पहले कि ये कर पाएंगे, इतने बड़े नहीं कर सिस्टम को नहीं पाएंगे। संभाल पाएंगे। शिक्षा मंत्री पे इतने सवाल लगातार उठे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है, तो इसका मतलब ही है ये भी एक तरीके का तानाशाही का ही प्रकार है कि क्यों नहीं होगा इस्तीफा। इस्तीफा नहीं होगा तो अगले शिक्षा मंत्री के अंदर डर कैसे होगा? सही बात है। आप एक हटाइए तो सही, लोग कह रहे हैं दूसरे वाले को भी पता रहेगा कि जब पहले वाला हट गया था तो मैं भी कभी हट जाऊंगा। वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से सर एक बार निभाएगा। ये साबित हो जाए ना कि देश की जनता जागरूक है, वो समझती है हर चीज को, समझती है। वो हटाना और मैं चुनना बस जानती है। आपके थ्रू इस देश की जनता से यही विनती करना चाहता हूं कि आप अब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसे ही होता था, पुरानी सरकारें भी यही करती थी, अब ये नया भारत है और हम नहीं होने देंगे। पुरानी सरकारें ऐसा करती थी, तभी सरकार को वादों से के भरोसे से हमने चुना था। अगर ये सरकार भी ये करेगी तो ये वो भारत भी नहीं है कि ये नहीं तो वो सही नहीं, तमाम नए विकल्प आएंगे। इस भारत में एक से एक इंटेलेक्चुअल, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं जिनके हाथ में जाएंगी जिम्मेदारियां और बदलेगा देश। मैं तो उस उम्मीद में हूं। सर मैं ऐसा नहीं सोच सकता अरे ऐसे ही होता चला आया तो 3047 में भी नहीं भारत विकसित हो पाएगा, कभी नहीं तब भी हम यही सोच रहे होंगे। लेकिन मैंने इनकी बात को सीरियस ले लिया है, 2047 वाली को मैं तो होके रखूंगा कि भारत तो विकसित होगा। ये 20 साल अपनी जिंदगी के इसी में लगाने पड़े, लेकिन भारत विकसित होकर रहेगा। सर चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, जितने भी जो हमारे साथ के थे जो डेवलप हो गए, वो इसलिए डेवलप हो पाए क्योंकि उधर स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन हुई। सर भ्रष्टाचार नहीं है उधर, करप्शन नहीं है। हम खाली नीतियां बना देते हैं, हम कानून बना देते हैं, पेपर लीक पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सक्षम बनाने पे सर उधर ध्यान होता है कि जो उस देश की जनता है वो पढ़े लिखे काबिल बने। सर यहाँ पे आप एक चीज देखो, एआई आता जा रहा है, ले ऑफ होते चले जा रहे हैं, मतलब नौकरियां ऐसी हैं सर, किसी एक की नौकरी अगर चली जाए तो उसको साल भर नौकरी नहीं मिल रही है एआई की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा ले ऑफ्स हैं। अब स्कूलों में सर एआई तो पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेजों में भी एआई पढ़ाया नहीं जाता जब तक तुम टेस्ट ना लो, तो सर वो कॉम्प्रिहेंसिव बच्चा बनेगा कैसे उस अकॉर्डिंग? पढ़ाया एआई मैं आपको बता दूं, जब हम लोग कॉलेज में थे तो 2011 में जब हमें पता ही भी नहीं था कि एआई क्या होता, तब हमने पढ़ा है उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस टाइम पे पढ़ा, बातें हो रही थी उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम वहां से बहुत आगे आके नहीं खड़े हुए हैं। राइट। इन 15 सालों में सोचिए, जो चीज़ हम 2010-11 में पढ़ रहे थे उस हिसाब से तो हमें कहाँ आके खड़ा हो जाना चाहिए था मशीन लर्निंग से लेकर के, लेकिन हम नहीं खड़े हुए। सर इस देश, लेकिन ये देश की चिंता नहीं है। आज भारत सरकार, भले ही एआई पे भारत सरकार का बहुत बजट है, लेकिन वो बजट कितना लोगों की जेब में जाएगा इसकी चिंता ज़्यादा बड़ी है। अरे हमारा देश तो वो था जो एआई से क्या क्या और ऐसा बनाया जा सकता है जो दूसरे देश नहीं बना पा रहे थे। हमारा वो देश था, लोगों के पास वो दिमाग था। आज लोगों का देश इंस्टाग्राम की गुलामी में व्यस्त है। आप देखिए ना कि एक संघ से बाहर आती है एक पार्टी आके कहती है कि एक बंदा आके कहता है कि यार मैं आप सबका लीडर बनूंगा, आप सब मेरे कॉकरोच हो, और सब लोग पहुंच जाते हैं उसके पास कि हाँ यार हम तेरे कॉकरोच हैं। यानी सोचिए लोग कितने उदासीन कह सकते हो या कितने परेशान बैठे हैं कि उस हवा की ओर चल देते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, जहाँ पे उम्मीद दिखती है सर कि हाँ, थोड़ा इधर से हो जाएगा तो वो चल देते हैं। ये चिंता की बात है कि आज भी लोग 15 से 20 हजार की जॉब ढूंढ रहे हैं, और आज से 10 साल पहले भी लोग 15 से 20 हजार की जॉब ढूंढ रहे थे। महंगाई का आलम यह है कि हर रात आए दिन खबरें मिलेंगी आपको कि कभी पेट्रोल बढ़ गया, कभी गैस बढ़ गई, और ये जब चीजें बढ़ती हैं तो इस आधार पे सारी चीजें बढ़ती हैं, हर चीज का दाम बढ़ता है। राइट। दूध, दाल, सब कुछ, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सर आज 29 रुपए बढ़े हैं एलपीजी पे। एलपीजी पे बताओ,
अब लोग वेरीफाई कर ले 29 से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। जो और सर्विसेज आप ले रहे हैं, जो और चीजें आप खरीद रहे हैं, वो सब महंगी हो जाएंगी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी सर। हर चीज महंगी हो जाएगी। और जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में जाने वाला है ना देश सर, 6 महीने बाद बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। बिल्कुल बहुत महंगाई चरम पे जा सकती है। चरम पे जा सकती है। और देश के प्रधानमंत्री को इन सब चीजों से अवगत कराना है, जनता को भी अवगत कराना है और बताना है कि आप क्या इसकी राहत के लिए काम कर रहे हो। वो नहीं दिखता, उनकी जवाबदेही नहीं दिखती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, यार एक बात बताओ, आज ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है ना, आप देखते हो अक्सर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी थोड़े दिन पहले कर रहा था, जिसमें इंडियन पत्रकार भी थे। मुझे तो हंसी सी बात पे आई कि इंडियन पत्रकार अमेरिका जैसे देश में जाके उसके राष्ट्रपति से प्रश्न कर सकता है और अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं कर पा रहे। देश के पत्रकार, अभी प्रधानमंत्री जी 5 देशों में घूम के आए, उन्होंने क्या बताया आके, क्या उनकी डील हुई, युवाओं को क्या फायदा होगा, बेरोजगारी पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो हम अपने देश के मसले और देश की नीतियों पे ही ठीक से काम नहीं कर रहे, और बाकी अलग से हम सोच रहे हैं कि हम बहुत नीतियां बना लेंगे, बहुत चीजों पे काम कर लेंगे। हम पूरी तरीके से, जो लोग ये नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि ये आत्मनिर्भर सिर्फ एक शब्द रह गया है। हम नहीं है आत्मनिर्भर। हम चाइना से 136-37 बिलियन डॉलर का हमने देश के भीतर सामान लिया है और केवल 19 बिलियन डॉलर का बाहर भेजा है। सोचिए ये कितना बड़ा गैप है कि हम सिर्फ चाइना से सामान लेके उस असेंबल करने को क्या कह रहे हैं, मेड इन इंडिया। एक्सपोर्ट डेफिसिट तो हमारे देश में है ही, वो लगातार बढ़ा है, वो लगातार बढ़ा है और बहुत बहुत बढ़ा है। तो वो चिंता का विषय है। तो फिर आपको देश का सोना भी उसके बाद बेचना पड़ेगा, आपको देश की और चीजें भी हो सकता है बेचनी पड़ेंगी अगर आप लॉस पे रहोगे। मान लेते हैं मैं रोज, मेरे घर में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं 80 लेके आ रहा हूं, राइट। तो 20 रुपए वो एक दिन बढ़ बढ़ के मैं कैसे उसकी भरपाई करूंगा। सर अगर चीज़ों के लिए प्रिपरेशन उस हिसाब से करी जाती कि आगे चीज़ें ऐसी ना हो। आप देख रहे हो कि आज महंगाई बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि भारत एक डीजल इकोनॉमी है, डीजल पे चलता है पूरा भारत। सर आप एक चीज़ बताओ, अगर इस चीज़ को अगर 10 साल का विजन बना के क्लियर ही कर दिया जाता कि इस देश में जितने ट्रक, जितनी भी ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चीज़ है, अगर उसको हम ईवी पे कन्वर्ट किसी तरह कर देते तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। वही, हाँ, मतलब हमने जो भी चीजें सोची या जो भी हमने कहा या जो भी हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट, और हम अभी भी उस स्थिति में नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज की सरकारें इन हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही हैं? नहीं, उनको बहाना मिला हुआ है कि ये ईरान का युद्ध था इसलिए ऐसा हो गया। क्या एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक भी उस युद्ध के वजह से ही है भारत में? आप ऐसा नहीं कर सकते ना हर बात के लिए। और लोग फिर सरकार की अगर बचाव करने आ जाएं तो वो लोग भी, मैं उन लोगों को भी देश प्रेमी नहीं मानता कि आपने अपने आंखों पे नकाब ओढ़ रखा है और सबका उतरेगा एक दिन। आज भी बहुत लोगों का उतर रहा है, आगे भी उतरेगा। बट सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, पेपर लीक एक्चुअली में होता कैसे है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लीक हो जाता है? नहीं, लीक हो जाता है क्योंकि सबको कमाना है पेपर लीक से, पैसे कमाने हैं। मैंने दे दिया, एक नेता ने कहा कि यार नेताओं के स्कूल है वहां पे सेंटर पढ़ रहे हैं, नेताओं की यूनिवर्सिटी है, असली शिक्षा माफिया तो वह वहां पे सेंटर पढ़ रहे हैं। वो जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं इतने लोगों का कराऊंगा ही कराऊंगा, सिस्टम के अंदर रहते हुए पैसा कमाना है। वो फिर नीचे से पैसा शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। इस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, ये लोग चाह लेते हैं। तो आप देखते हैं एक मुख्यमंत्री का नाम बाहर नहीं आ पाता, ऐसी तमाम चीजें हैं। और फिर मेरा तो डर ये भी होता है कि जब देश में 24-25 लाख लोगों का एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा, तो और अगेन एंड अगेन इतने करोड़ लोगों का चुनाव कैसे ठीक से हो जाता होगा, ये भी एक चिंता है। और बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है कि पेपर लीक, पेपर लीक। आपने इसके लिए सोचा क्या? शिक्षा मंत्री कहें कि प्रयास दिखे किसी का, होता क्या ना, जब प्रयास दिखता है कि यार हमने हाइब्रिड मॉडल कर दिया, पेपर लैंड हो रहा है, सीधे प्रिंट आउट निकल रहा है। आपने कोई प्रयास उस दिशा में किया हो, तब समझ में आता है कि यार सरकार प्रयास कर रही है। आपने तो प्रयास नहीं किया। लोगों ने आके डिबेट में कहा कि चुनाव में सेना का इस्तेमाल हो सकता है, तो पेपर में क्यों नहीं? तो इन्होंने वो सुन के कर दिया। वो लोगों ने कहा था, सजेशन दिया था, राइट। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का अच्छा तरीका है कि जब आप पे आरोप लगे तो आप खुद इस्तीफा देने के बजाय रक्षा मंत्री से मीटिंग, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करके ये दिखाएं कि आप बहुत सीरियस हैं। सर एजुकेशन सिस्टम को इतना पैरालाइज अगर कर दिया जाएगा तो चीज़ें चलेंगी कैसे? मैं अभी देख रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे फ्लॉज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखते होगे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें वही बंदा जा सकता है जो सिर्फ डोनेशन दे सकता है।
अगर प्राइवेट स्कूल में आप डोनेशन नहीं दोगे आपका एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा। आज सोर्स सिफारिश सब कुछ चाहिए। प्राइवेट स्कूल अलग लेवल पे कमा रहे एग्जैक्टली हैं। सोर्स और सिफारिश भी चाहिए उसके साथ सिफारिश भी चाहिए कि भाई ये हमारे फलाने का लड़का है तो उसका देख आप लो। बताइए कि जो स्कूल इतना ज्यादा कैपिटलिज्म और जितना ज्यादा उद्योगवादी हो गया है, आप उससे अच्छी शिक्षा की उम्मीद करते हैं? नहीं लगता मुझे तो। सर टेल्थ आप देखते होंगे आज स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को पिकनिक के नाम पे कहते हैं मैकडी लेके जा रहे हैं, पैसा ले लिया, फिर बोलेंगे जिम कॉर्बेट घुमा लाते हैं, इस बात का पैसा ले लिया। आप सुनते हैं कि कोई स्कूल ऐसा है जो ये कहता है कि हम आपको आज चलिए एक कंपनी के बड़े को फाउंडर या फाउंडर से मिलवाते हैं। आप समझिए एक कंपनी का इकोसिस्टम क्या होता है। राइट। ऐसे भी तो ट्रिप हो सकते हैं ना। कितने स्कूल ऐसे ट्रिप्स करा रहे हैं, या सरकारी स्कूल कितने ऐसे ट्रिप्स करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तो लैब ठीक से काम नहीं कर रही है। कहाँ से बच्चे के अंदर इनोवेशन आएगा? सर उधर कंप्यूटर रखे हुए नहीं चल रहे हैं। कितने स्कूलों में कंप्यूटर रखे हैं यार, ये भी सोचने की बात है। नहीं है। राइट। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में आज भी कंप्यूटर नहीं है। बताओ सर 2026 में आज कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर नहीं है। 22 साल बाद उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। अभी गांव जाऊंगा तो फोटो खींच के डालूंगा, योगी जी को टैग करूंगा। और ये भी सर एक बड़ा मसला है। मैंने एक चीज़ देखी, पहले इस चीज़ को मैं नहीं देख पाता था, बट एक चीज़ है कि शहर में जो इंसान है उसकी ज़िंदगी टोटल अलग है, और जो टायर 3 या टियर 4 में रह रहा है उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही अलग, जुदा है उसकी ज़िंदगी। उसको पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है आसपास। हो क्या रहा है। देखिए गरीब इस देश में आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है, कमजोर है। मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है, वो क्यों आवाज उठाएगा। बिल्कुल उनका चल रहा है। इसीलिए गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास वाला गरीब की श्रेणी में आता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। सर 4th से 6th पे आ गए हम इकोनॉमी में। इकोनॉमी में फोर्थ पे जब थे तो मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बताया, सरकारों ने चिल्ला चिल्ला के बताया। अब 6th पे गए तो बताया क्यों आ गए। सर मैं कोई तो है ना जो हमसे आगे निकला है, उस पर भी युद्ध का इफेक्ट होगा ना, उस पर भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 6 पे आए और आगे कोई नहीं गया, बीच की जगह खाली है, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारी चिंताएं हैं। सर उसका भी एक रीज़न है कि हम 6th पे क्यों आए, क्योंकि जैसे आपने बताया हमने कभी एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स हमारे देश में, सर आप तो खुद ही एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आप इतने सारे स्टार्टअप्स आपने इन्वेस्ट करें। आप खुद एक चीज़ देखो सर, इंडिया में किसी स्टार्टअप को बनाना कितना मुश्किल है, प्रोसेस कितना मुश्किल है सर उसके लिए। बहुत मुश्किल है। आप खुद ही देखिए, एक चीज देखिए, इसी चीज को ऐसे समझते हैं कि पिछले 10-15 सालों में स्टॉक मार्केट का क्रेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोगों ने निवेश किए, लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लोग SIP की बात करते हैं, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। राइट करते हैं। आप समझिए सरकार ने इस बार वाले बजट में क्या किया कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगा दिया 12.5% पे, कि अगर आप 18 महीने शायद आई थिंक या 2 साल बाद के लिए, जो भी कितने सारे लोग लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। सरकार को नहीं पता कि इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी। सरकार के पास दिमाग नहीं था कि बाहर के लोग भी भारत में निवेश कर रहे हैं। आपको पता है वो लोग अपना पैसा निकालने लगे। उन्होंने कह दिया अब हम भारत में निवेश नहीं करेंगे। जो कहा जाता है कि निवेशकों के मन में भारत के प्रति उदासीनता है, नहीं करना चाह रहे। एक ये भी वजह थी। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, कुछ एक हफ्ते पहले की बात है कि सरकार ने जो बाहर के निवेशक हैं उनके लिए 12.5% की छूट दे दी वापस से। अच्छा। कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, लेकिन इंडियंस को नहीं दी। इससे पता चलता है कि क्या भारत सरकार सिर्फ लोगों का खून चूसने के लिए है, कि वो कहीं से भी 2 पैसे कमाएंगे तो सरकार को टैक्स चाहिए। और लोग यहाँ मीडिया में बैठे लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि कोचिंग वाले बच्चों से पैसा वसूलते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पढ़ाने के लिए। सोचिए हमारे देश की सरकारें जो इस तरीके से जनता को चूसने में लगी हैं, उसके बदले क्या दे रही हैं? क्या दे रही हैं? आपने क्या दिया है? राजस्थान को भजनलाल शर्मा जैसा मुख्यमंत्री, MP को मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री है? ये जो शिवराज सिंह दिन रात मोदी जी की जो है भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसा कृषि मंत्री जो कहता है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है? ये दिया आपने देश को। एक तरफ इतने सुसाइड्स हो रहे हैं सर, किसान इतने रोज मर रहा है। रोज किसानों की हालत और युवाओं की हालत, बेरोजगारों की हालत इस देश में बहुत खराब है। पेपर लीक के बाद कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया सर? वही, और उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना आना ये दिखाता है कि ये भी एक तरीके की तानाशाही है। 12th क्लास का बच्चा इतना काबिल हो रहा है कि उसने CBSE की साइट हैक करके दिखा दी। उसके बाद वो साइट जब खुलने की बारी आती है तो 48 घंटे तक अंडर मेंटेनेंस चली जाती है, और हम बात डिजिटल इंडिया की कर रहे हैं।
टेक्निकल कैसा डिजिटल इंडिया है? ये हो रहा है टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच एक शब्द पकड़ लिया है, कुछ भी हो जाए तो कह दो टेक्निकल ग्लिच है। आपने देखा एक एग्जाम था, कौन सा था, नीट पीजी का था, किसका था, जिसमें लोग पेपर गए, सेंटर पे कह दिया गया कि टेक्निकल ग्लिच है। कितने तो रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं exam। सेंटर पे पहुंच के आप कह दे रहे हो टेक्निकल ग्लिच। बताओ ना क्या टाइप ऑफ टेक्निकल ग्लिच क्या है? है ही नहीं ना सर कोई टेक्निकल ग्लिच। हाँ, इनको पता है कि कोई है ही नहीं, यही बताने की स्थिति में नहीं है। इतने अनपढ़ हैं कि इनको पता नहीं चलता कि क्या दिक्कत है। ये हम 15 साल पहले तो सुनते थे कि कुछ भी लैपटॉप में हुआ रीस्टार्ट कर लो, रीसेट कर लो, भले ही कोई फाइल खुली हुई है। लेकिन आज जब देश बदला तो लोग कहते हैं, आज बताया जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करो। रीसेट से मेरा डेटा भी उड़ रहा है, हर बात का सोल्यूशन रीसेट नहीं है। प्रॉब्लम एग्जैक्ट पता चलनी चाहिए कि इसमें रीसेट की जरूरत है या नहीं है। चीजें बदली ना, अपग्रेड हुई, लेकिन ये आज भी वही टेक्निकल ग्लिच की बात कर रहे हैं। सर इंडिया में हर साल 12 मिलियन लोग जॉब मार्केट में उतरते हैं, 12 मिलियन, और 500,000 जॉब क्रिएट होती हैं बस। अब आप एक चीज बताओ, जो 11.5 मिलियन लोग हैं वो करें क्या? वो फिर ठेला लगाते हैं, फिर वो छोटी छोटी चीजों को समझते हैं कि ये उनका बिजनेस है, मैंने एक प्रोफेशन है। वीडियो में भी बताया है कि स्वरोजगार पिछले 3 साल में लगातार घटा है। ये जो ठेला लगाने वाला कॉन्सेप्ट आप जिसको बता रहे हैं वो भी लगातार 3 सालों में घटा है, यानी वो भी घट रहा है। लोग लगे हुए ठेले बंद कर रहे हैं। सर जब तो फिर किस तरफ जा रहे हैं? सर महंगाई इतनी बढ़ रही है तो आदमी कहाँ जाके बाहर खर्च करे पैसा? कहाँ जाके बाहर खर्च करे? ऊपर से क्या है कि जो लोग फ्रेश फूड बेच रहे हैं, आज उनके लिए चैलेंज है कि उनसे सस्ता फूड ब्रांड्स बेच दे रहे हैं फ्रोजन फूड के नाम पर। राइट। तो वहां उनके लिए चैलेंज है। सर ये जो चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली, FSSAI क्या कर रहा है कि दैट ये सब इतना घटिया मटेरियल, इतना शुगरी अरे फूड। FSSAI किसके अंडर आता है? नड्डा साहब के अंदर आता है। नड्डा साहब को पूछे, नड्डा साहब क्या कर रहे हैं? क्या नड्डा साहब उस काबिल हैं जो फसाई की जिम्मेदारी उनके हाथों में दे दी जाए? और नहीं है तो क्यों दे रखी है? सर जापान ने तो हमारे आम रिजेक्ट कर रिजेक्ट और हम खुश हो रहे हैं। अरे मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, होता है अरे तो पता नहीं है क्या कि भारत में तो पेस्टिसाइड लगता ही है। पता है, मतलब कैसी मानसिकता हो गई कि हमें तो पता ही है। पता है तो खा के आप भी जो है अपनी जिंदगी को मौत की तरफ धकेलिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये भी एक बात सच होने वाली है। जैसे हमारा देश डायबिटीज कैपिटल बन गया है ना, वैसे ही एक दिन में एक टाइम आएगा जो कैंसर कैपिटल बन जाएगा। क्योंकि हम नकली चीजें इतनी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और इसके लिए लोग जो है अवेयरनेस भी नहीं फैला रहे, उतनी लोगों को पता भी नहीं है। और सर ये स्कूल से शुरू होता है। मैं आपको बताऊं, स्कूल में जो कैंटीन होती है उधर सिर्फ जंक फूड मिलता है यार। आज पेप्सी कोला ये सब। मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मुझे पता चला अभी क्या था, बच्चों की वैकेशन होने वाली थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सीनियर केजी और जूनियर केजी में पढ़ रहे हैं। तो पता चल रहा है कि उनको वैकेशन पे मैकडी लेके जाया जा रहा है। मैंने तो क्वेश्चन खड़ा कर दिया, मैंने नहीं भेजा बच्चों को। मैंने पूछा आप कैसे लेके जा सकते हो भाई मैकडी? क्या है मैकडी में? आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट या होटल में ले जा रहे हो जहां पे आप बच्चों को शेफ से मिलवा रहे हो, कैसे वो इकोसिस्टम चलता है, तो भी ठीक है। जहां इतने आरोप लगातार लग रहे हैं कि इनके यहाँ टिक्की सड़ी हुई पाई गई, ये वो बेच रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि फ्रेग्रेंस डेवलप कर ली गई, खुशबू डेवलप कर ली गई है, जिससे खराब खाने का ये पता, पहले खराब खाना खुशबू से ही पहचाना जाता था ना कि खराब है। अब वो खुशबू डेवलप कर ली गई है जिससे सूंघ के नहीं पहचाना जा पा रहा है कि खाना सही है। वो सोरनेस आती ही नहीं, बिल्कुल आती नहीं है। वो खत्म, फ्रेश लगता है, वो फ्रेश लगता है। तो ये क्या गद्दारी नहीं है देश के लोगों के प्रति? असली गद्दारी तो यही है। मैकडी की औकात है कि ये यूरोप में करके दिखा दे मैकडी? पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन मैकडी भी क्या कर रहा है आज? हमारे साथ वही कर रहा है जो बाकी जैसे हम हैं उनको दिख रहा है, उनको लगता है कि चलता है यहाँ पे, तो चलता है, चलाओ, वही बात है। सर पाम ऑयल में सब फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, सब चीजें। आप बताओ यूएस में आप बेच सकते हैं पाम ऑयल में? जो चिप्स लेज वाले इंडिया में बेच रहे हैं वो यूएस में नहीं बेच रहे, बिकेगा ही नहीं। क्या हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि यूएस के लिए लेज अलग चिप्स दे रहा है, हमारे लिए अलग, क्योंकि उसमें पाम ऑयल है? बिल्कुल। हमारे देश की सरकारें कुछ भी बिकने दे रही हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? हम बिलियंस ऑफ डॉलर का सर तेल इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, पाम ऑयल। और बल्कि हमारे देश में इतने सारे कोल्ड प्रेस ऑयल ऑलरेडी मौजूद है, कोकोनट ऑयल है सर, मस्टर्ड ऑयल है, कितने सारे ऑयल है, बट हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बताओ, जिससे कितने लोगों को सर खुले आम सर आपको दिखता होगा एडवर्टीजमेंट आती है कि ये वाला रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करो, और रिफाइंड ऑयल सर जहर है। वही मैं किताब पढ़ रहा था सर, उसमें मुझे पता चला कि डायबिटीज, बीपी, हमको सर ऐसा लगता है डायबिटीज शुगर की वजह से हो रही है,
पर डायबिटीज इस रिफाइंड ऑयल की वजह से हो रही है सर। बहुत बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ आप किसी भी तरीके का भ्रामक विज्ञापन यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे एकदम इतनी बढ़िया शर्ट आप ऑर्डर कर देंगे और वो घर आएगी तो पता चलेगा कि उसकी फोटो से उसकी वास्तविकता का कोई लेना देना। राइट राइट राइट। तो हमारे यहाँ जापान में अगर एक बिस्किट इतनी बड़ी है तो वो इतनी बड़ी ही एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाएगी। राइट राइट। चाइना में भी रूल आया है कि अगर आपको स्वास्थ्य के कोई आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप नहीं बन सकते स्वास्थ्य इन्फ्लुएंसर। हाँ राइट। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर की आड़ में आपने कुछ भी अच्छा काम करके फॉलोअरशिप गेन की, अब आप उस फॉलोअरशिप को कुछ भी बेच रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा आप सामने वाले को तो कि वो आपको क्या बेच के निकल गया। मेरे जैसा आदमी जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है 2-4 चीजें तो ऑर्डर कर ही लेता है जो बिल्कुल बिना काम किए। मार्केटिंग इतना ज्यादा मार्केटिंग और पीआर पे काम कर रहा है। सरकार है वही काम कर रही है। सरकार क्या कर रही है? इवेंट मैनेजमेंट ही कर रही है कि वो 7 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो किस तरीके से लगा देते हैं लोगों को काम पे। आज कितना पीआर का गेम इंडिया में हो रहा है कि किसी की भी इमेज क्लियर करने के लिए लोग पैसा लेकर के इमेज क्लियर कर रहे हैं। ये सब मैं देख रहा हूँ। एजेंसीज बन गई हैं सर। एजेंसीज बन गई हैं कि आप अपनी पीआर करा सकते हो। जैसे आप पे अगर अभी आरोप आ जाए, कोई आपके खिलाफ बहुत नेगेटिव वीडियोज बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 20 लाख रुपए डाल के भाई कुछ लोग मेरे खिलाफ पॉजिटिव वीडियो बनाए। ये चल रहा है। राइट राइट। हमने नहीं किया, हम सत्य पे रहे। जिसको खराब कहना है हम हर एक उस खराब का जवाब देंगे। हम कर्मों से इमेज बनाएंगे ना। वो पैसे की इमेज कितने दिनों तक चलेगी अगर हम अंदर से सच्चे नहीं है तो। सर मेन बात है ये है कि जिस देश में हम रह रहे हैं सर, हम टैक्स देते हैं इतना। हम जो बिजनेसमैन है सर, वो तो सरकार को 30% टैक्स दे रहा है सर। बिल्कुल तो बिजनेसमैन है, मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए तो वो 30 लाख रुपए टैक्स ही दे रहा है। नहीं नहीं, कमाए हैं वो तो, उससे पहले वो जीएसटी भी दे रहा है उस पैसे को कमाने के लिए। टर्नओवर पे बहुत टैक्स दे रहा है और उसके बाद सरकार हमें बदले में क्या दे रही है? ना स्वास्थ्य फ्री। स्वास्थ्य के चलते तमाम लोग हर साल, मैं अब एग्जैक्ट डेटा के साथ नहीं बोलूंगा, फिर कुछ लोग डेटा पे सवाल उठाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे इतना खर्चा हो जा रहा है। कोई ऐसा देश बता दीजिए जो स्वास्थ्य पे सब्सिडी ना देता हो, विकसित देश, स्वास्थ्य फ्री ना हो, एजुकेशन फ्री ना हो जहाँ पे। और हम क्या है, हमारे देश की सारी चिंताएं लोगों की, आप भी इसीलिए कमाते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। राइट। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक जिसको 70,000 सैलरी मिल रही है, वो अपने बच्चे को पढ़ने प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है जहाँ पे टीचर की सैलरी 10 से 15,000 20,000 है। सर गवर्नमेंट की बनाई जितनी लॉबी है ना, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो, सब इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स हो चुका। और लोग फिर क्या करें कि एजुकेशन इसलिए खराब है क्योंकि कोचिंग्स आ गई हैं। मतलब बीएसएनएल इसलिए डूब गया क्योंकि एयरटेल ने अच्छा काम किया। क्या लॉजिक है कमाल का। सरकार की जिम्मेदारी थी ना बचाने के लिए। सर मैं भी इधर ही भारत में ही रहा हूँ, दिल्ली का हूँ। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। मैं कोचिंग में मेरे सर टीचर मैम थी, उन्हीं के दम पे पढ़ लिख कर पास हुआ हूँ, क्योंकि स्कूलों में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि मैं टॉप कर जाऊँगा। नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। स्कूलों में काम निकाला जा रहा है बस। सिलेबस ठीक से नहीं पूरा किया जा रहा है। टीचर पढ़ तक नहीं रहा है घर पे। जिस देश में शिक्षकों को एसआईआर करने के लिए, जिस देश में शिक्षकों को जनगणना के लिए, जिस देश में शिक्षकों को भूसा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी आप खुद समझ सकते हैं। और सर बात तो ये है कि सर इतनी 45-47 डिग्री की टेम्परेचर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी बोला जा रहा है कि घर घर तुम्हें जाना है, और उनको सर पैसे कितना मिलता है? सिर्फ 15,000 रुपये। और सर इतनी कठिन, मतलब जो इंसान पढ़ाने लिखाने के लिए जो डेवलप हुआ है, जो पढ़ा लिखा रहा है, सर वो कहाँ रोडों पे धक्के खाएगा? आप एक बात बताओ यार, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं, हमें पता है एक क्लास की तैयारी के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, हमेशा पढ़ना पड़ता है। राइट। अपडेट करने पड़ते हैं तरीके, लेकिन आज वो काम शिक्षक नहीं कर रहे हैं। वो बस उस एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं हो रही उस तरीके से शिक्षक भी अपडेट नहीं हो रहे। बच्चा मजबूर हो रहा है कुछ नया सीखने के लिए, यूट्यूब पे आने के लिए या फिर कोचिंग्स में आने के लिए। पर ये भी सर कोचिंग्स तो देखिए क्वालिटी के ही दम पे ला रहे हैं ना। कोचिंग कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। राइट। देता है क्या? आप सर्टिफिकेट के लालच में तो कोचिंग आ नहीं रहे। क्वालिटी दे जा रही होगी तभी बच्चा कोचिंग तक पहुंच रहा है, नहीं तो कौन पैसा लगाएगा भाई अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सिखाया जा रहा है तभी लोग आ रहे हैं। सर बाहर के देशों में जाओ तो उधर पता चलता है कि दैट उधर की गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स ले रही है तो वो आपको सर्विसेज भी उतनी दे रही है। हमारी सरकारें उस टैक्स के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। उस टैक्स के पैसे को जो है, जहां उनको न्याय व्यवस्था का विस्तार करना था ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले,
क्या जो आज न्याय में देरी है वो आज से 10 साल पहले ही थी? क्या आज जो हेल्थ व्यवस्था की हालत है वो आज से 5 साल 10 साल पहले भी वही थी? आज भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, आज कोई भी कंपनी टॉप 100 में नहीं है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ये सरकार के लिए सारे विषय चिंता के नहीं है? सर रीजन ही यही है कि लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इकोसिस्टम ही नहीं है इधर। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसी भी चीज के लिए, जो लोग आ रहे हैं 12th पास करके आ रहे हैं उनके लिए कॉलेज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वो अपनी तैयारी कर सकें, कोई इंजीनियर एक मिनिमम फीस पे पढ़ सके। आज हालत ये है कि सरकारी स्कूल नहीं मिला तो बच्चा सोचता है एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे, और ऐसा हो रहा है। सर ये पूरा देश प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है, जो एजुकेशन और ये आपका हेल्थ केयर में है। बिल्कुल, आप किसी और भी वो मनमानी कर रहे हैं। राइट, चिंता ये है राइट कि भाई आपने आज इंडिगो को देखा किस तरीके से उसने लोगों को एक टाइम पे परेशान कर दिया। राइट, तो मोनोपोली है ना सर, मोनोपोली। तो सरकार ने वही काम किया कि ये जो सरकार ने प्राइवेट की मोनोपोली होने दी, राइट सर, यही इससे प्रॉब्लम। देश का कितना नुकसान हुआ है वो सरकार का धुंधला विजन और अनपढ़ता को दिखाता है कि सरकार नहीं सोच पाई इस चीज पे। सर आप सरकारी, पहले बोलते थे सरकारी अस्पताल में जाओ उतनी लाइन है, ये है, आप अब प्राइवेट में चले जाओ उतनी ही लंबी लाइन है, क्योंकि लोग मजबूर हैं उधर से उधर जाने के लिए, और वो भी कितना महंगा उनको स्वास्थ्य मिल रहा है। मैं तो पहले लोगों को घटिया खिला के, नकली खिला के बीमार करो, फिर जो उनके जेब में 2-4 फूटी कौड़ी बची हैं, 2 कौड़ी बची हैं, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए, उसको प्राइवेट स्कूल व्यवस्था के जरिए वो भी नोच लो, उसको टैक्स में उसको नोच लो। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ले तो 12.5% टैक्स के नाम पे उसको नोच लो। तो मतलब क्या है ये? सर मैं आपको तो पता ही होगा सर, एक फैक्ट मैंने देखा, रिसर्च कर रहा था मैं, जैसे जो हमें पेट्रोल मिलता है वो 105 रुपए लीटर मिलता है, बट अभी बैरल होता है। हाँ, बैरल होता है। नहीं, 105 रुपए लीटर अभी दिल्ली में मिल रहा था। अच्छा, लीटर मिल रहा है, समझ गया मैं वो आपके। और पहले जो हमें पेट्रोल मिल रहा था 100 रुपए लीटर मिल रहा था, बट इनको कितने रुपए बैरल मिल रहा था? 35, मतलब अगर इनको देखा जाए तो 35 रुपए लीटर इनको पेट्रोल मिल रहा था, अगर बैरल के हिसाब से कैलकुलेट करा जाए। बात यह है कि पेट्रोल और अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है, अपने अपने वैट लगा रखे हैं अपने हिसाब से, मतलब 35 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिकता है सर। वही, जबकि ये तो जरूरी चीज है ना, 65 लग्जरी तो है नहीं। 65 रुपए सर वैट, वही मतलब ये लग्जरी तो है नहीं। और मतलब ये तो अभी मैं भी पढ़ रहा था यही चीज कि सरकार ने जिस वक्त पैसे कमाने थे उस वक्त खूब कमाए हैं पेट्रोल डीजल से। आज जब लोगों को जरूरत थी तो आप उतनी सब्सिडी दे देते ना, आप सिलेंडर पे तो कम से कम पैसे नहीं बढ़ाते। राइट, आज ही बढ़े। आपको आसान लगता है कि 53 बढ़ा दिए, 29 रुपए बढ़ा दिए। मुझे तो दुख लगता है कि यार विपक्ष क्या कर रहा है, ये क्यों जमीन पे सिलेंडर लेके नहीं आ रहे स्मृति ईरानी की तरह? जब महंगाई बढ़ रही है, क्या एक साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोग फटेंगे? एक साथ क्यों करना है? महंगाई पे एक बार बात कर लेते हैं, शिक्षा व्यवस्था पे एक बार में बात हो जाए, लीक पे एक बार में बात हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं कि वो किसी चीज पे बात करने को तैयार ही नहीं है। उनके ट्वीट में बड़ी बड़ी बातें दिखती हैं, आत्मनिर्भर भारत। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई एक स्क्रिप्ट राइटर रख लिया है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिखता है। उन बड़ी बड़ी बातों का ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या आत्मनिर्भर भारत यार, क्या आत्मनिर्भर भारत जिसका कोई भी कंपनी टॉप 100 में नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा मिसफॉर्च्यून ही लगता है सर, जब ऐसे मुद्दों पे आप खुल के ऐसे बात करो ना तो लोग आपको ये बोलने लगते हैं कि ये तो देश विरोधी लोग हैं, ये तो देश विरोधी बात करते हैं। सर देश की नीतियों का विरोध कर रहे हैं ताकि देश का भला हो सके। राइट, देश की नीतियों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके अंजाम देख रहे हैं कि गलत है। आपको दिए ना साहब 10 साल तो आपने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। ऑफ कोर्स सर, कितने आपने ऐसे कानून बना दिए, आपने जुर्माने इतने बड़े बना दिए। आज आप सोचिए करप्शन का ये आलम है, ये हर कोई इस बात से सहमत करेगा कि लोग ये कहते हैं कि उस थाने में पोस्टिंग चाहिए तो इंस्पेक्टर को इतना पैसा देना पड़ता है ऊपर, तब उसको उस थाने में पोस्टिंग मिलती है जिसमें कमाई ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्राइम ज्यादा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे पोस्टिंग मिलती ही साधार पे है, नहीं तो आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। सब थोड़ी थाने में इंस्पेक्टर को एसएचओ बना दिया जाता है। अब सोचिए, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये क्राइम रोकेगा, जो आया ही ये पैसे दे करके कि यहाँ पे क्राइम ज्यादा है तो कमाई ज्यादा है। ऐसा भी होता है सर? हाँ, ऐसा ही होता है। तमाम लोग इस बात से एग्री करेंगे। और कैसे कि हर पुलिस व्यवस्था में कहा जाता है कि ऊपर तक पैसा पहुंचता है, ऊपर तक। वो तो सर सुना था, पर ये पहुंचता कैसे ऊपर तक? ऐसे ही तो पहुंचता है, वो नीचे से कमाएगा तभी तो ऊपर देगा।
मतलब ये पुलिस स्टेशन चुन रहा है एक बंदा कि इधर ज्यादा क्राइम है तो उधर से ज्यादा पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी आधार पे चुनता है कि ये प्राइम एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं, किसी भी मामले में फंसते हैं तो अच्छा पैसा देते हैं। ये सिस्टम नहीं हम खत्म कर पाए। सिंगापुर में लोग इसलिए करप्शन नहीं कर रहे क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, हर एक चीज की जिम्मेदारी के साथ सिंगापुर कहता है कि सुनो भाई, हमें नहीं पता आप किस घर में रहोगे, हमें आपको क्वार्टर नहीं देना, हम आपको एक मोटी हैंडसम सैलरी देंगे। इंडिया की भाषा में समझो तो 4-5-6 लाख 7 लाख, राइट। और अब आप अपना सब कुछ देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है क्योंकि सरकारी में शिक्षा नहीं है, तो वो क्या करे। कई बार तो ऐसे लोग मुझे लगता है सिस्टम में होते होंगे जो कभी नहीं सोचते होंगे कि उनको रिश्वत लेनी है, लेकिन वो मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि उस व्यवस्था ने उनको नोच डाल रहा है, मजबूर हो रहे हैं वो। राइट। तो पहले ये भी समझना पड़ेगा कि आज नीट का पेपर वो बच्चे खरीदने पे, कौन बच्चे ने खरीदा, उनको लगा कि मेरा नीट में नहीं हुआ तो मुझे 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस में देने होंगे, इससे अच्छा 60 लाख में पेपर बिक रहा है तो यही ले लेता हूं। तो हमें हर चीज के पीछे की वजह भी जानना पड़ेगी, लोग क्यों करप्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इन सब के बिना भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरी में कर रहे हैं। पर शायद सर ये इसलिए ये क्योंकि हमारे देश में उतने रिसोर्सेज ही नहीं बन पा रहे हैं कि लोग काबिल पैसा कमा पाए, कुछ कर पाए, कमा पाए। वही बात, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए तो वो जाए ना सरकारी नौकरी में। अगर एक इंजीनियर को आप उसी का काम, आज देखिए जो भी इंजीनियर हैं वो किसी भी फील्ड में जाके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे अपनी फील्ड में नहीं कर पा रहे, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। यही बात। आज मैकेनिकल इंजीनियर को टीसीएस उठा के ले जा रही, करे चल सॉफ्टवेयर पे काम कर। ये हालत है, कॉलेजों में कंपनी नहीं आ रही। मैं भी पढ़ रहा था कि आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट कह रही कि भाई 70% लोगों का ही प्लेसमेंट हो पाया आईआईटी से। ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। नहीं सर, और ये अगर इस हिसाब से रहेगा तभी लोग अब्रॉड जाते हैं कि भाई अब्रॉड चले जाएं तो उधर कम से कम इतना कमा लेंगे, खुद भी खा लेंगे, घर पे भी भेज देंगे, इसलिए लोग हवा शुद्ध ले लेंगे, पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो पानी भी खरीदना पड़ता है। कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है दिल्ली में, वही कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसा, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हो रहा है कि जिसको आपका नॉर्मल आरओ उसको क्लियर नहीं कर सकता। लेड है पानी में, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर एक चीज, आज कोई कह दे आपको, आप जिम जाएं, ट्रेनर कह देगा यार प्रोटीन खाओ, आपका फिर एक नया डर, नई चिंता, यार प्रोटीन कहाँ से खरीदूं, प्रोटीन में लेड पाया जा रहा है, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। हर एक स्टेज पे वो डर पैदा हो गया है कुछ भी खरीदने से पहले। जैसे आपके यहाँ में आया, आपने पूछा सर क्या लोगे, मैंने खूब सोचा, मैं नहीं बता पाया। मुझे यही चिंता रही कि यार कुछ खराब आ जाएगा, पता नहीं, छोड़ो घर जाके ही खाऊंगा। उस देश में जो विकसित भारत की राह पे है, उस देश में जिसको विश्वगुरु कहा जा रहा है, उस देश में जिसमें कहा जा रहा है कि उस देश का प्रधानमंत्री का डंका बजता है, उस देश के अंदर देश के लोगों का देश की चीजों के प्रति ये डर क्या दिखाता है? चिंता की बात है। तो ये सब चीजें हैं, मुश्किल है। बताओ उसके लिए एजुकेशन जहां इतनी महंगी है, सर उसके लिए तो जंग हो गई ना, जंग हो गई। उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो 12th पास करके भी आ गया तो क्या होगा। 12th तक की शिक्षा का स्तर क्या है आपने देखा है। उसके बाद उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में वो नहीं पढ़ाया गया जिसके दम पे वो नीट और जेईई क्वालिफाई कर ले। तो उसकी लाइफ तो एक तरीके से ऐसे समझिए वहीं पे अंत की तरफ मुड़ गई कि वो अच्छा कर सकता था लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिला। सर क्या बताया जाए, कंडीशन ऐसी है। बट बात तो यही है सर कि अभी जो आपने मुद्दा उठाया अभी कुछ देर पहले, हेल्थ केयर वाला भी आप बता रहे थे जी, सेम सर उसकी भी हालत इतनी ही बुरी है। हेल्थ केयर की, हेल्थ की भी हालत उतनी बुरी है कि आज हम जैसे लोगों को ये पता चल गया है कि अगर आपको अपनी बीमारी का ठीक डायग्नोसिस कराना है तो आपको कम से कम 3 डॉक्टरों से राय लेनी पड़ेगी, और वो भी शायद 3 से भी सही ना मिल पाए तो फिर आपको कोई जुगाड़ से कोई दोस्त का जानने वाला डॉक्टर होगा, वो सही राय, राइट सर, वो देगा सही राय, सही राय वो देगा। नहीं तो आपको कुछ भी कह दिया जाएगा। आपके गुर्दे में दर्द है तो 2 मिनट में ये कह के कि अपेंडिक्स से ऑपरेशन कर देते हैं। सर्जरीज का सर टारगेट है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं उधर सर सर्जरीज के लिए टारगेट है, हर चीज का टारगेट है सर, हर चीज का टारगेट है। क्योंकि आप देखते होंगे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कुछ, मैं क्या नाम बताऊं, ग्रेटर नोएडा का एक फेमस हॉस्पिटल है, आईपीओ ले आया अपना, नेता उसके उद्घाटन में पहुंचते हैं। अभी मैं उसका डेटा पढ़ रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कि उसने 162 करोड़ रुपए चंदा दिए हैं सरकार को। कहाँ से कमाएगा वो? उस पे कोई सवाल मीडिया में नहीं उठाया जा रहा कि जो ये हॉस्पिटल चंदा भी दे रहे हैं, ये लोगों से, ये तो सोचिए बीमार लोगों से लूट रहे हैं।
बीमार लोगों से, जो असहाय हैं, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं। और मुझे तो सर ये लगता है कि देखो जब इंसान सर बीमार होता है तो वो डॉक्टर को भगवान की तरह देखता है कि ये इंसान मुझे बचाएगा। और अगर वही इंसान इतना ज्यादा भगवान के रूप में वही एकदम वो इंसान इतना ज़्यादा करप्ट हो कि वो आपको एक फेक इलाज करने पे मजबूर है, वो आपके साथ ऐसा खतरनाक ट्रीटमेंट, ऐसी खतरनाक सर्जरी भी परफॉर्म कर देगा सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे अब तक अननेसेसरी कितने कैंसर के टेस्ट कर दिए डॉक्टरों ने, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बार टीबी डिक्लेयर कर दी, एक बार कह दिया आपके दांतों का रूट कनाल होगा। जो बातें झूठी निकली हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। और क्या नाम है, बायोप्सी, और एक जो है मुंह से जो कैमरा जाता है, क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी, ये सब कुछ कर दिए हैं और इन सब के रिजल्ट जीरो हैं, कुछ भी नहीं निकला। वो तो आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो जाए जब ये लोग रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे ताकि आपसे पैसा वसूलते रहें उस बीमारी के आधार पे। आप ऐसे ही समझ लीजिए साहब कि जो एक पर्चा पहले 7 दिनों तक काम करता था ओपीडी का, वो पर्चा आज 3 दिनों तक काम करता है। मालूम है कि नहीं? ये लूटने और उद्योग की चीजों को दिखाता है। आपको एक बात और बताऊं, आप कोई सा भी इंश्योरेंस करा लीजिए, ओपीडी कवर नहीं है। ओपीडी कवर नहीं होती। क्या मतलब है? क्यों नहीं देखा भारत सरकार ने इंश्योरेंस का मतलब क्या? लोगों को पता है। अब आप बताओ, हर बीमारी तो बड़ी नहीं है ना, छोटी बीमारी है, खांसी जुकाम सर्दी है, ओपीडी जाएगा बंदा। ओपीडी के खर्च नहीं उठा पा रहा है लोग, गांव के या जिनके पास उतने पैसे नहीं है, मध्यम वर्ग के ही लोग। सर 1000 रुपए, 1200 रुपए डॉक्टर की फीस है। सर आप 1000 रुपए कह रहे हो सर, 2-2 हजार 2,500 रुपए भी है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है सर। बताओ, एक्सपीरियंस के आधार पे फीस होती है सर। 15 साल का है या 25 या 50 साल का है तो वो 2,500-3 हजार रुपए भी फीस चार्ज करते हैं। मुझे स्टोन हुई और जा ही नहीं रही थी, तो मुझे लगा यार ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो मैंने डाला गूगल पे तो आ गया आरजी स्टोन, एक बड़ा हॉस्पिटल करके आ गया। तो मैंने कहा जिसका नाम में स्टोन है यानी स्टोन के लिए स्पेसिफिक है। तो मैंने उनसे, ये मैं बात बता रहा हूँ 6-7 साल पहले की, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे है, 25,000 रुपये लगेंगे। तो मुझे वो 25,000 भी ज़्यादा लग रहे थे। 2017-18 की बात होती, जबकि उस वक्त मेरे पास ठीक पैसे थे, ऐसा नहीं था पैसे की दिक्कत थी, बट हाँ मेंटल पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि मैं इतना दूं। मुझे लगा था 8-10 हज़ार में ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने एक और बड़ा हॉस्पिटल है अपोलो, उसकी तरफ रुख मोड़ा और मैंने जब वहाँ पे जाके कहा तो उन्होंने तो मुझे बता दिया 1.5-2 लाख लगेंगे। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको छोटा समझा, मैं इतना क्रैक था, मुझे लगा आरजी स्टोन मतलब स्टोन का है। ये सब बातें अभी तक फोन पे ही हुई हैं, उनसे भी फोन पे हुई है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी नज़र में वो बड़ा है क्योंकि उसमें स्टोन लगा हुआ है। तो आपको लगा स्पेशलिटी है तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। जब मैंने वहाँ ऑपरेशन कराया तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं ठीक है। तो जब मैंने अपोलो वालों की बात बोली कि अरे आप इतने ले रहे हो, इससे अच्छा तो आरजी स्टोन तो 25 में ही कर दे रहा है, मैंने इस भाव से बताया कि वो तो बड़ा तब कर दे रहा है, आप इतना। तो उनका पता है जवाब क्या था? वो कह रहे थे कि जितना बड़ा हमारा वॉशरूम है ना, उतना बड़ा हॉस्पिटल है उनका। उनको इस चीज़ का घमंड है कि आपने वॉशरूम बड़ा बना लिया है तो अब आप लोगों से उलूल जुलूल पैसा वसूलेंगे। सर मॉल बना दिए हैं और कुछ नहीं। मॉल बना दिए हैं, सही बात है, और फिर उसी हिसाब से पैसा वसूला जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बनाओ मॉल, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाओ, फ्री इलाज हो, हमें थोड़ी आपत्ति है। हमें तो अच्छा लगता है इतने साफ स्वच्छ हॉस्पिटल में जा करके और हम लेटे हुए हैं अकेले बेड पे, लेकिन सरकार उठाए उसका खर्च, लेकिन नहीं उठा रही है। सीजीएचएस में भी ये पंगा हो गया है कि सारा खर्च सरकार नहीं उठा रही है। और जो आप ये इंश्योरेंस कार्ड बनाते हो, इसका इतना बुरा हाल है कि आपने अगर पैसा पे करना है तो 8-8 घंटे आप इंतजार में रहोगे, अप्रूवल नहीं आते सर इंश्योरेंस लेते। उसके बाद अगर आपने पैसा दे दिया तो फिर भाई साहब उस रिफंड के लिए आपको इतने पापड़ बेल देंगे, बोल देंगे ये बीमारी कवर नहीं होती, ये बीमारी ताजी है, ये बीमारी पुरानी है, ये बोल देंगे। तो क्या कर रही है भारत सरकार? क्या मतलब है इंश्योरेंस के? क्योंकि सर जो इंश्योरेंस बेचता है वो सिर्फ बेचने तक की बातें बताता है, उसके आगे की कहानी नहीं बताता कि ओपीडी टेस्ट, और सबका कटा होगा। मैं दावे से कहता हूँ मेरा कटा है इंश्योरेंस, सबका कटता है सर, सबका कटा है। और आप किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाए, आपकी पक्का लड़ाई होगी उधर, होगी डिस्चार्ज होते वक्त होगी। क्यों? क्योंकि उधर बना ही सिस्टम सर ऐसा है, पैसे ऐंठने की मशीन है। अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब आए थे, अंशुमान नाम है उनका, वो तो खुद बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बहुत बड़ा देख रहे हो और आप जा रहे हो, वो पैसे काटने की मशीन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कितने सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप लोग बताओ ना, आप ये कहते हो कि हम गलत मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज देश की हालत नहीं है ये, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब नहीं है, देश के एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब नहीं है। और क्यों बर्दाश्त करेगा भारत, जहां दुनिया के देश इतना आगे निकल रहे हैं?
आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, हम लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आवाज तो उठाएंगे ना, आपको हमारी आवाज बुलंद करनी है कि सरकार को ये समझ में आ जाना चाहिए कि शिक्षा स्वास्थ्य में इस देश का नागरिक कोई भी जो है ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज समझनी होगी जनता को भी। सर अभी सीजीआई सर ने वो बोल दिया कि कॉकरोच हैं लोग। हाँ, उन्होंने बड़ा गलत बोला, वो एक बहुत ही गलत बयान था। सीजीआई नहीं बोल सकते, उनको अगर किसी भी सिस्टम में कमी लग रही है, अगर उनको लग रहा है कि देश का युवा ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वो सरकार को डांटेंगे कि देश का युवा को किस तरीके की शिक्षा मिल रही है, वो खाली क्यों घूम रहा है, वो क्यों परेशान है। उनकी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, हर चीज में इंटरवीन करने की थी। उनको इन सब चीजों में घुस के सरकार को फटकार लगाने की थी। आपने तो जो लोग पहले से पीड़ित हैं उन्हीं को दर्द दे दिया कॉकरोच कह के। ये कितना गलत है। सर जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी उस पर आपका क्या व्यूज है, क्या सोचते हो आप उस पर? मैं तो बस इतना ही सोचता हूँ कि एक मैसेज सरकार को लेना चाहिए उन लोगों से कि लोग परेशान हैं और बेचैन हैं। भले ही सोशल मीडिया पे, ये सरकार के लिए और अच्छी बात है कि लोग सड़कों पे ना आकर के सोशल मीडिया से ही आपको अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए और उस पर आपको भी एक मैसेज सोशल मीडिया से पास करना चाहिए कि हम आपकी भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे। आपने कहते हुए सुना कभी कि सरकारें या मोदी साहब ने कहा है कि हमसे यहाँ गलतियां हुई हैं और अब हम ठीक करेंगे? कौन करेगा सर? रिवीजन की तो कोई बात ही नहीं होती, बात ही नहीं हो रही, कभी कोई बात नहीं होती, क्योंकि सरकार कभी रिप्रेजेंट ही नहीं करती, कॉन्फ्रेंस करती ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और सर जो अभी वाला केस हुआ था, इस पे भी मैं देख रहा था, नॉर्वे जिस देश में ये कांड हुआ सर, नॉर्वे प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। 1 है, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, मतलब उधर की प्रेस को इतनी फ्रीडम होती है कि वो खुले आम सरकार से सवाल जवाब करती है, जी। वो नंबर 1 है। और उधर के उस लड़की को या उधर के मीडिया को, लोग यहाँ की मीडिया गाली दे रही थी कि इन्होंने हमारे देश का अपमान करा है, ये करा है, वो करा है। उसने सिर्फ ये पूछा कि आपके प्रधानमंत्री उत्तर क्यों नहीं देते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में। मैं तो कहता हूँ कि वहां की कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए ना, हमें उस सवाल को ऐसे लेना है कि वो देश में भी उत्तर नहीं देते। तो हमारी मीडिया नहीं पूछ पा रही थी, और अगर किसी एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, मान लेते हैं कि उसने हमारी ही चिंता करके पूछ लिया, नॉर्वे का छोड़िए, उसने अपने फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए पूछ लिया, तो उसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। हम आज क्या है ना, ये ढूंढने में लग जाते हैं, वेदांत है तो वेदांत को पत्रकारों ने पाकिस्तानी घोषित कर दिया। हम आज उसकी कमी है। मैं आज जैसे देश के मुद्दे उठा रहा हूं तो लोग ये कहेंगे कि यार अभिनय शर्मा, और अभिनय शर्मा को दिखा दिया जाएगा, अच्छा ये तो कपिल सिब्बल के साथ बैठा था। कोई उसके पीछे की कहानी नहीं जानेगा कि मैं बच्चों की तमाम लड़ाइयां लड़ता हूं। एक पिटीशन हमने एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने लगाई थी, जिसमें मेरा पूरा सहयोग था कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया और सेंटर्स जो थे वो गलत थे इस पे। तो बच्चों का कहना था कि सर ये लड़ाई हम हार जाएंगे, हमारी पिटीशन डिसमिस हो जाएगी, हमें किसी अच्छे लॉयर को लेके चलना चाहिए। बच्चों ने बात की कि सर हम कपिल सिब्बल को लेके चलेंगे, आप एक बार चलिए कॉन्फ्रेंस में बात कर लीजिए। मेरी जिम्मेदारी थी। सोचिए उस वक्त वो फोटो ढाल का काम कर रही थी कि यार अभिनय सर बच्चों की आवाज बन रहे हैं, तो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, यार ये बंदा देखो कहां तक पहुंच गया, इतने बड़े वकील को ले जाने के लिए हमारा एडवांस भी फंस गया थोड़ा सा, और वो पिटीशन उससे पहले डिसमिस हो गई। आप सोचिए, हमारा पैसा भी गया और पिटीशन भी डिसमिस हो गई। आज लेकिन लोग कैसे दिखा रहे कि ये उनके साथ था, जबकि मुझे नहीं पता कि कौन क्या करता है, कौन ने कौन सा केस लड़ा, मुझे सच में नहीं पता थी। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। आज लोग क्या करेंगे कि मैंने अगर किसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर लिया है तो लोग उंगली उठाएंगे कि ये बंदे में खराबी है, हो सकती है, मैं नहीं मना कर रहा। आप बताइए ना, मीडिया चैनल्स कितने लोगों को बुलाते हैं, कुछ हिंदू लोगों के प्रमुख लोगों को भी बुलाते हैं, कुछ मुस्लिम लोगों के प्रमुख लोगों को बुला के, और उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं आपस में। तो क्या मैं मान लूँ कि जो एंकर उस वक्त में प्रेजेंट था वो भी दोषी है? नहीं ना, मेरा अपना विचार है। मैं किसी के साथ बैठने का मतलब ऐसा नहीं ना कि उसके विचारों से इत्तेफाक रख रहा हूं, ऐसा नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं एक क्लास ले रहा था, आज से ये बात होगी करीबन काफी पहले की बात है, ये सब इस मसले से पहले की बात है। मैं एक क्लास ले रहा था, तो मैंने उस क्लास में ये कहा कि क्लास में आजकल ऐसा हो गया है, हर पार्टी के नुमाइंदे आते हैं और वो नुमाइंदे आके कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म, और कुछ नुमाइंदे आकर के कहते हैं कि एक बच्चा लिख रहा है कि हिंदू तो मुगल काल में खतरे में नहीं रहा और अंग्रेज काल में खतरे में नहीं रहा, तो अब कैसे खतरे में होगा। मैं ये कमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ।
आप सोचिए वो रील यहां से कटती है, पार्टी के नुमाइंदे वाली बात हट जाती है, हाँ। ये बीच से कटते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई सुनो, खतरे में हो या ना हो ये अलग की बात है, लेकिन आज भी दुनिया का टॉप लेवल का धर्म है, और खतरे में इतने सालों से रहने के बाद भी अगर कोई उसे खत्म नहीं कर पाया तो आज भी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। किसी के माई के लाल में औकात नहीं है, ये मैं कहता हूं। लेकिन क्या है, वो जो राहुल गांधी का नहीं था कि आलू डालो सोना डालो, उस तरीके से वो रील चलती है। आपके सामने भी आई होगी, खूब विरोध हुआ होगा, वो बीच से काट दी जाती है, बीच से काट दी जाती है। जबकि मैंने उस कमेंट को बाद में ट्रिम भी करा दिया था, मैंने उस पूरे इंसिडेंस को ही ट्रिम करा दिया था। हमने रखा वो वीडियो इसीलिए उठा के संभाल के कि कल को जवाब देना पड़ेगा तो हम पूरा चला के दिखाएंगे। तो इस देश में क्या है ना कि आप अगर लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, और मैं कई ऐसे लोग, मैंने इस दौरान क्या सीखा प्रतीक भाई, कि जो लोग जैसे मेरा भी विरोध कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है तो असहमति होंगी, हो सकता है मेरे विचारों से हो, तो एक बार आत्ममंथन करना बनता है, तो मैं भी करता हूं। तो मैं ना उनको पर्सनल मैसेज कर करके पूछता जरूर हूं कि आप ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा, मैं पूछता जरूर हूं। अच्छा, ये मेरी बड़ी सही आदत है। मैं जो मुझे गालियां भी दे रहे होते हैं ना, मैं उनको भी पूछता हूं कि गाली देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप मुझे बताओ ना आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। हाँ। वो इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे इन सब के निष्कर्ष के एक बात समझ में आई कि वो ये कहते हैं, उनके पास दो ही जवाब है, कि पहले भी ऐसा होता था, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये भारत है, यहाँ ऐसे ही चलेगा। वो लोग हैं, मैक्सिमम उसमें से वो हैं। तो ये मेरी चिंता है कि आप भारत को बदलते हुए ही नहीं देखना चाहते। आदत पड़ गई लग रहा है, आदत पड़ गई है, इतने हताश है कि उनको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चलेगा। सर अभी बात कर रहे थे 89 डॉक्यूमेंटेड केस हैं जिसमें 6.5 करोड़ बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है। 89 बार ये बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं। सर इसका कैसे सुधार करा जा सकता है, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, बेसिक क्या इस देश की जनता को समझना चाहिए? देखिए, जब तक मंशा नहीं होगी, जब तक शिक्षा व्यवस्था और ये एग्जाम व्यवस्था सरकार की प्रायोरिटी में नहीं होगी, तब तक नहीं ठीक हो सकता। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री नहीं संभाल पा रहे, हटा देंगे। ये एक शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, बिहार के शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ले लीजिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा और स्वास्थ्य सौंप दिया और हम सोच रहे हैं हम विकसित देश की राह पे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री को सच में देश की चिंता है तो इस देश के युवा, जो इन्होंने ही खुद कोट किया, 6.5 करोड़ लोग पेपर लीक से प्रभावित हुए पिछले 10 साल में, क्या आप मुझे एक बयान प्रधानमंत्री का सांत्वना का दिखा सकते हैं कि उन्होंने दी हो? बताइए आप मुझे। कोविड में इतने सारे लोग मर गए स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते, और आज भी लोगों की क्या हालत है कि लोग घर लौट रहे हैं, महंगाई की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार ने पीआर किस चीज की कराई? सब चंगासी चुनाव से पहले और उसके बाद प्रॉब्लम है। तो क्या मैं प्रधानमंत्री की मन पे शक ना करूं? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों ना करूं? आप मुझे बताइए ना एक लॉजिक। प्रधानमंत्री ने महंगाई को लेकर के आपको सांत्वना दी है, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने 22-23 लाख लोग नीट के पेपर में परेशान हुए, इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के जरिए भी कोई एक सांत्वना का मैसेज अपने ट्वीट में देखा? नहीं ना। क्या प्रधानमंत्री के किसी भी ट्वीट में आप भारत के किसी भी मुद्दे या खराब हो रही चीजों के लिए चिंता देखते हैं? तो मुझे बताइए। नहीं है, राइट है, नहीं बात कर रहे वो। क्या प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली जिसमें यह कहा गया हो कि आपके राज्य की शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है? क्या प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि इतने सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, मेरी चिंता है? आपको याद है 2014 से पहले एक सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार हुआ करता था, स्कूल चलो आगे बढ़ो, जिसमें बहुत सारी लड़कियां लड़के एक साथ बच्चे भागते थे, स्कूल में घुसते थे। आज शिक्षा को प्रमोट कितना किया जा रहा है? सरकारी स्कूल भी अच्छे बना के पीआर की जा सकती थी ना, बिल्कुल, कितनी की गई? अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बनाकर भी पीआर की करके लोगों के दिल जीते जा सकते थे ना, किए गए क्या? नहीं। सर हमारे देश में सिविक सेंस की बात होती है सर, जब टॉयलेट्स हैं ही नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स बने ही नहीं है, तो इंसान अगर किसी को कोई जा रहा है, नेचुरल कॉल है, अगर उसको ये महसूस हो रहा है तो वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? अरे भाई साहब, कमला नगर पॉश एरिया, पॉश मार्केट के सामने का जो टॉयलेट है, यकीन ना हो तो जाके देख लेना जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते हो। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है,
क्या बदतर हालत है उसके यार। वहां करके यूटीआई ना हो ही नहीं सकता। यूरिन इन्फेक्शन कितनी बुरी बीमारी है, कितने लोगों को हो जाती है, राइट। और वहां कोई सफाई नहीं है, खुला है, आप कर ही नहीं सकते। है ही नहीं सर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग सर बोलते हैं कि हमारे देश में ओलंपिक्स के लिए एथलीट पैदा नहीं होते। सर किसी स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उधर ये करा जाए। हमारे घर के आसपास कितने ऐसे स्टेडियम हैं, कितने ऐसे पार्क हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, है ही नहीं सर। सही बात है। तो सर बनेंगे लोग कैसे? बनेंगे लोग कैसे, वही बात है। बस हमारे देश में 2-3 चीजें हैं जिस पे बहुत ध्यान भटकाने के लिए हो रही हैं। वो है बैक टू बैक क्रिकेट। क्रिकेट की अति हो गई है, क्रिकेट में मजा है, हर गेंद पे मजा है, इसलिए लोगों का ध्यान पूरी तरीके से लगा हुआ है। आईपीएल खत्म हो तो कोई सीरीज आ जाएगी, सीरीज खत्म होगी वर्ल्ड कप आ जाएगा, T20 है, और जो है उसके बाद 50-50 है, और लोगों का ध्यान उसी में बिजी है। ये बता दिया गया है कि क्रिकेटर बहुत पैसा कमाते हैं, तो ठीक है, अब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्रिकेटर बनिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के गेमर बनिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है इन्फ्लुएंसर बनिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर कोई बन गया है तो वो फॉर्च्यूनर खरीद रहा है। ये चीजें प्रमोट की जा रही हैं। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा बहुत पीछे छूट गई है। शिक्षा को प्रमोट करने वाले लोगों की हालत ये है कि लोग ये कहते हैं अरे अब पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। सोचिए जिस देश में लोग ये कहने लगे कि अब पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, तो वो देश किस दिशा में जा रहा है ये सोचा जा सकता है। जबकि बिना पढ़ाई लिखाई के कोई देश आगे नहीं बढ़ा, बिना इनोवेशन के, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चाइना यहाँ पहुंच गया नहीं ना। रील बना के चाइना यहाँ नहीं पहुंच गया ना। सही बात है सर, उन्होंने इम्प्लीमेंट सब रील बनाएंगे तो रील देखेगा कौन, और बाकी चीजें और कौन करेगा। सही बात है। तो ये हम नहीं सोच रहे हैं। सर आरक्षण को आप कैसे देखते हो इन एजुकेशन सिस्टम? आरक्षण हमारे देश में जो जैसे मेडिकल में ही है यार, आरक्षण पे तो बात करने से पहले तो इस फ्री बीज पे बात होनी चाहिए। ये फ्री बीज भी तो एक तरीके का आरक्षण है ना। हाँ राइट। इस पे बात होनी चाहिए पहले तो आरक्षण पे मैं कैसे देखता हूं, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि जिन लोगों को जरूरत है, आज जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, जब आज सरकारें यहाँ बैठे बैठे पता कर लेती हैं, उनकी एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं, सब कुछ है, तो जिन लोगों को जरूरत है उनको लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं बट सर जैसे मेडिकल जैसे नीट जैसे प्रोफेशंस में ये आरक्षण है कि जातिवाद है, कास्टिज्म है, ये अब जैसे नॉन क्वालिफायर्स भी तो इसमें आगे निकल जाते हैं। नहीं, वो आप समझे। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, लोगों को भी नहीं पता होगा। आप एंट्रेंस में ऐसा हो रहा है, आपको हमने एंट्रेंस में छूट दी है, उसके बाद तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है 4 साल। अगर आप उस पढ़ाई में आरक्षण नहीं है, पता है कि नहीं, आपको उस पढ़ाई में आरक्षण नहीं है, अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए। आपको वहां उन्हीं लोगों से कम्पीट करना है जिनको आरक्षण नहीं है, आपको वहां पास होके दिखाना है। वो एंट्रेंस में आरक्षण है ना। एंट्रेंस में हमने बता दिया कि यार हम ऐसे लोगों को भी मौका देंगे। क्यों देंगे, उसकी वजह समझिए। क्योंकि आप वहां तक बहुत मुश्किल से चल कर आए हैं, आप पहुंच गए तो हम आपको अंदर घुसाएंगे, क्योंकि आप मुश्किल से चल के आए हैं। फिर हम सिखाएंगे, आप सीखोगे, उस लायक हो तो आप डॉक्टर बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। बट अगर सर इसको एक ऐसी चीज़ कर दी जाए कि जैसे सबके लिए इक्वली कर दिया जाए कि जो काबिल होगा वो चला जाएगा अंदर। नहीं, सबके लिए तो फिर आप इक्वल पैरामीटर पे ले आइए उनको शुरू से ही। वो सबसे ज़्यादा सही नहीं रहेगा अगर इक्वल पैरामीटर पे? नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इक्वल पैरामीटर पे कब लाने की सोच रहे हैं? जब वो बच्चा 12th कर चुका है और 12th तक जो उसने सहा है, या जो उसको रिसोर्सेस कम मिले हैं, जो उसको मौके कम मिले हैं, उसका क्या, आपको ये भी सोचना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के नहीं देख पाते, लेकिन जब आप झारखंड में जाके आप आदिवासी लोगों को देखिए, जिनके लिए पानी जुटा पाना भी एक संघर्ष है, वहां से कोई एक बच्चा निकल के आएगा, फिर मैं कहूंगा कि नहीं मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो ये अन्याय होगा ना। ये बात है, वो हम देख नहीं पाते कि वो किन संघर्षों से और किस तरीके का मेंटल दबाव झेलकर वहां पहुंचा। ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब लोग इक्वलिटी पे आ जाएंगे। अपने आप वो अपने आप आएंगे लोग, अपने आप हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा कि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम जातियों के आधार पे नहीं कर रहे हैं। उस वक्त अपने आप हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आरक्षण देने की। आज जैसे कई बार आप एग्जाम में देखते होंगे कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर निकल जाती है, यानी हम उनको सक्षम बना चुके हैं। तो ये बात है। और सर मीडिया को कैसे देखते हो आप इस देश में अभी, क्योंकि अभी आप इस समय बहुत चर्चा में हो इस देश में? नहीं, मीडिया ने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया, और वही चीज़ हमने सिखाने की कोशिश की कि देखिए आपको अपना काम ठीक तरीके से करना पड़ेगा। आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, आप बल्कि दूसरों पे
सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके खुद के चेहरे में इतने दाग हैं, आपके खुद के दामन में इतने दाग हैं, आप दूसरों की सिलवटें गिना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और आप हर वक्त देखिए डेटा को दिखाने के तरीके, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि आप जीडीपी दिखा दीजिए, बता दीजिए भारत 6 नंबर पे, फिर आप बता दीजिए भारत की जीडीपी 7% बढ़ी है, चाइना की 5% बढ़ी है। आप ये नहीं बता रहे कि उसका बेस बढ़ा है, उसका बेस 20 ट्रिलियन का है, भारत का बेस 4 ट्रिलियन का है या 5 ट्रिलियन का है, तो उसका 7% और 20 का, भाई 1 से 2 होना किसी भी चीज का आसान है, और 100 से 200 होना। आप क्या कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी है जिसने एक मैच में 1 रन बनाया और दूसरे में 2 बनाए, एक आप है जिसने 100 बनाए पहले में और दूसरे में 50 बनाए। अब आप मीडिया क्या कर रही है, 1 से 2 वाले में कह रही है कि देखिए इस खिलाड़ी का 100% सुधार हुआ है, इसका 50 हुआ है और वो खुश हो रही है उसको नीचे दिखा करके। ये कर रही है मीडिया। तो जो मीडिया अधूरा सच दिखाती है, सरकार के नैरेटिव को दिखा रही है, पत्रकार की जगह लोग प्रवक्ता बने हुए हैं। हमें उससे शिकायत थी और उस पर हमने आवाज उठाई, मुखर होकर आवाज उठाई, आगे भी उठाएंगे। ये मीडिया में आके धन्यवाद बोलेगी, अच्छा हुआ आपने उस वक्त हमें आईना दिखा दिया था और अब हम अच्छा काम कर रहे हैं और इससे देश बदल रहा है। सर, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें ये चीज़ इसलिए करनी पड़ती है सरकार के दबाव में क्योंकि वही हमें एडवर्टीजमेंट देते हैं। एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो मैंने सुना था और वो बयान मैंने दिखाया भी था। तो इससे तो ये बात और क्लियर हो जाती है ना कि आप एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में आपने देश के भविष्य को ताक पे रख दिया, देश की जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लालच में। आज यूट्यूब पे भी आ जाता है इंक्लूडेड पेड प्रमोशन, दिखा जाता है। आप दिखाओ ना, आप दिखाओ कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय, जैसे आप बताते हो पतंजलि, वैसे ही लिखो दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द मोदी सरकार। आप दिखाओ, हम नहीं देखेंगे वो प्रोग्राम। फिर आप एक प्रोग्राम चलाओ देश के असली मुद्दे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, बिना लाग लपेट के आप सच्चाई दिखाओ। राइट, ऐसा करो ना आप। और किसी ना किसी को तो आगे बढ़ के आना ही पड़ेगा। अगर मीडिया इस एडवर्टाइजमेंट के उसमें इतना नीचे गिर गई तो वक्त है उठने का, अगर देश को सही दिशा में लेके जाना है तो। आज आप देखिए ये हर चीज को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। 7 रुपए पेट्रोल बढ़ा, ऊपर से कुछ नहीं है। इस तरीके की आप चीजें करेंगे तो देश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। उसने भले ही उतनी पढ़ लिख नहीं पाई, इंस्टाग्राम से भी बहुत कुछ सीखा है। आज आप देखें ना कि मैंने मुद्दा उठाया, तो क्या लगता है कि मेरा पर्सनल मुद्दा था इसलिए देश साथ आ गया और मीडिया के खिलाफ हर कोई बोलने लगा। सबके अंदर ही गुस्सा भरी हुई थी ना, ऑफ कोर्स, कोई बोलने वाला नहीं मिल रहा था, कोई बोलने वाला नहीं मिल रहा था। तो इसका मैं मानता हूं कि मैंने बोला तो सही लगी लोगों को बात, तो सबने बोला। ऐसे सुधार होंगे देश में। उंगली उठाने वाला कोई तो चाहिए ना। एक आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अभिनय सर ये इसलिए करते हैं ताकि वो रेलेवेंट रहे। नहीं, रिलेवेंट रहने के लिए मेरा गणित ही काफी है। और मतलब रिलेवेंट रहे मतलब पुराने ना हो जाएं या क्या, मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब रेलेवेंट रहें ताकि लोग भूल ना जाएं, मतलब वो हमेशा चर्चित रहें। नहीं देखो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, मैं पैसा कमाता हूं जिसके लिए मुझे रिलेवेंट रहना जरूरी है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे काम में ऐसा है कि मैं, जैसे मैं नीट के मुद्दे पे बोला तो आप ये नहीं साबित कर पाएंगे अभिनय शर्मा नीट को पढ़ाता है, अब इसकी ऑडियंस बढ़ गई, अब अच्छा पैसा कमाएगा। मैं वो भी नहीं करता हूँ। आप समझ रहे हैं? आप कोई चार्जेस नहीं लेते पढ़ाने में? मैं अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री पढ़ाता हूँ, सब कुछ फ्री है। और जिस वक्त मैं लाइव क्लास ले रहा होता हूँ उस वक्त मोनेटाइजेशन भी ऑफ रहती है। और आप भी जानते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से कितना ही पैसा आता है। अभिनय मैथ्स ऐप है जिसके ऊपर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं और होंगे 15-20 लाख। उन सब के लिए कोर्सेज भी अब फ्री हैं। मैं हाँ एक प्लेटफॉर्म पे जरूर पढ़ाता हूँ जहाँ पे बहुत एक बेसिक फीस अप्लाई होती है, 200 रुपये 300 रुपये। उसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे वहाँ पे भी आप समझिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे नहीं करा सकते, आपको टेस्ट सीरीज भी करानी होगी, राइट, आपको डीपीपी। तो वहाँ पे एक मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि इतने बच्चे आएंगे, मेरी एक फिक्स सैलरी है। अच्छा, तो मुझे ये भी नहीं है कि मुझे बच्चे बहुत लाने हैं, ज्यादा आ जाएंगे तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये सब भी नहीं होगा। एक शर्त मेरी जरूर है, जहां पे मेरी ये शर्त है, आप देखना जरा, मैंने जैसे स्टूडेंट डाला तो आप क्या क्या पाएंगे ऊपर। स्टूडेंट डाउट एक ग्रुप देख लिया आपने, स्टूडेंट फ्री बैच आपने एक डाउट देख लिया, स्टूडेंट कंसर्न आपने एक डाउट देख लिया। ये 3 ग्रुप है, मैंने बनाए तो नहीं। अब स्टूडेंट फ्री बैच में चले जाते हैं। आप देखेंगे रेलवे फाउंडेशन बैच, जबकि मैं रेलवे के लिए नहीं पढ़ाता, फिर भी मेरे यहाँ से एक लिस्ट जारी होगी
कि जो उस कोचिंग में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, कोई रेलवे का बैच है, कोई बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो ये बच्चों की फ्री की लिस्ट आप लगातार देखना। मेन सुपर स्पेशल, मैथ सुपर स्पेशल, अल्ट्रा सिलेक्शन बैच, जितना भी कोई बैच होगा जिसमें मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, उसकी भी फ्री की चलेगी क्लासेस। ये रोज एक एक्सेल सीट, एक सीट में 500, 700 बच्चे होते हैं, और ये बैठ के मैंने अपने 4-5 लोग लगा रखे हैं। इस शर्त पे मैं उस कोचिंग में पढ़ाता हूँ कि मेरे इतने बच्चे फ्री पढ़ेंगे। जो ये लोग कह रहे थे कि मेरे सपोर्ट में इतने बच्चे आ जाते हैं, मेरे पास नहीं है कोई पीआर करने वाला, और ना मेरे पास इतना पैसा कि मैं उसको पीआर में लगाऊं। होगा तो मैं किसी और अच्छी चीज में लगाऊंगा, समझ रहे हैं? तो मेरी पीआर का मतलब कि मैंने वो लोग कमाए हैं इतने दिनों में। और ये भी छोड़िए, आप और चीजें भी देखिए कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इसमें पाएंगे कि मैं जिनमें नहीं भी पढ़ा था, आप देखिए ये है एक ग्रुप, भी दिखा दूं आपको। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि एलन में इस बच्चे का एडमिशन कराना है। मेरा कोई लेना देना एलन से नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इनको पता है कि मैं ऐसा करता हूं। ऐसे मेरे पास दिन भर में अदर कोचिंग के भी बहुत आते हैं। ये जो रोशन आनंद सर की कोचिंग है जिसपे अभी विवाद चल रहा है, मैं इनको नहीं जानता था, सॉरी टू से। आज से 3 साल 4 साल पहले की बात है। एक बच्चा मेरी क्लास में आके कमेंट करता है, सर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में मुझे पढ़ना है ऑफलाइन, और मेरे पास पैसे नहीं है, या शायद उसने बोला कम पैसे हैं, बहुत कम, अगर कुछ एक फीस है तो उसका 1/4 भी उसके पास नहीं है। मैंने गूगल से नंबर निकाला क्लास खत्म होने के बाद, उस बच्चे ने अपना नंबर डाला हुआ था, और मैंने उनको फ़ोन किया। मैं ऑनलाइन में था, वो उतने ऑनलाइन में एक्टिव नहीं थे, तो मुझे जानते होंगे। उन्होंने कहा सर आपने कह दिया, उनके मैनेजमेंट ने कहा, तो अब हो गया। अब मुझे पता है कि मैं भी जहाँ हूँ, कल को आप भी कोचिंग खोल लेंगे, आपको भी मेरे डर से करना पड़ेगा, डर से करना पड़ेगा, आपको पता है मेरे बारे में। तो मेरा कहना है सर अगले दिन यूट्यूब पे वीडियो ना बना दे। तो मेरा कहना है कि सारे कोचिंग वाले बात मानते हैं। तो मैं इस चीज का फायदा थोड़ा सा यही उठाता हूँ कि कोई बच्चा मुझे कहते कि सर यहाँ एडमिशन कराना है, मेरी 50% फीस, मैं देख लेता हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं है, उतना मुझे पता लग जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत रिसर्च करता हूँ। हमारे यहाँ लेकिन कंपलसरी है कि आपके माँ बाप नहीं है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आपके पास बीपीएल कार्ड है, या आपके हम राशन कार्ड या लोकेशन से समझ लेते हैं आपकी हालत क्या है, जरूरत पड़ती है माँ बाप से बात कर लेते हैं। ऐसे ये सब चीजें हम करते हैं, बच्चों का दिल जीतते हैं। बच्चे हमें तमाम दिन भर में 10-20 तो ऐसे होते होंगे, सर मेरा रिचार्ज कर दीजिए, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, सर आज हालत बहुत खराब है, 300 रुपए की आपके सामने ही आया कि 500 रुपए की मदद कर दीजिए। तो वो इस तरीके की चीजें आती हैं। इनमें हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करते कि कितना है, क्या है, 200, 400, 500 की मदद है, तो वो हर बच्चे की करते हैं। सर जैसे आप ये सारी चीजें करते हो, तो आपको क्या ऐसा पर्सनल क्या चीज ऐसी मोटिवेट करती है? बिना देखो कोई इंसान कुछ काम करता है तो वो पैसों के लिए करता है कि मुझे पैसा मिलेगा इस चीज के बदले में। आप जब भी, प्रतीक भाई आपको भी बता रहा हूँ, आप तो भी मुझसे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब भले ही मैं यंग लग रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर ने तारीफ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने ये सोच लिया कि इससे मेरा क्या फायदा है, तो आप कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं जीवन में कभी नहीं सोचता मेरा क्या फायदा है। ऊपर वाला जरूर बैठा है हिसाब किताब करने के लिए। अब ये लड़ाइयां हुई, कुछ भी बात आती है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मेरे सपोर्ट में भी कितना बच्चा खड़ा रहता है। ये वो बच्चा है, ये बच्चा जब सेलेक्ट हो जाता है, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, बाहर से ही सर का बैग लेकर, अरे सर आप कैसे, मैं आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। ये जो चीज है, ये जो सुकून है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मिलता है हर जगह, लोग आ जाते हैं सपोर्ट में जब आपका दिल साफ होता है तो। और मैं यही कह रहा हूं, आज पता है देश हमारा इसलिए भी पीछे गया प्रतीक भाई, हर आदमी यहां देश हित से पहले, समाज हित से पहले अपना हित सोच ले रहा है। टीचर्स के भी, कोचिंग माफियाज के भी, या कोचिंग इंडस्ट्री के भी अपने पर्सनल हित बड़े हैं लोगों के हित से। वो बाहर जरूर कैमरे पे ये दिखा रहे हैं कि हम बच्चों के लिए खड़े हैं, सच्चाई नहीं, उनके अपने हित बड़े हैं। उनकी लड़ाई है एक एक बच्चे के लिए, उनकी लड़ाई है एक एक रिजल्ट के लिए कि रैंक 1 मैं लूंगा, रैंक 1 ये नहीं लेगा। राइट। तो जहां उनके अपने पर्सनल हित बड़े हो गए, नेताओं का भी वही हाल है। लोग पॉलिटिक्स में कैसे जा रहे हैं पता है? अरे यहां से इतना पैसा बने, मुझे लोग ये कहते हैं अरे तुम यार सांसद बन जाओगे, पता है 27 करोड़ रुपए तो यूं ऐसे आएंगे, ये कम। मतलब लोगों की सोच में वो बस गया है। राजनीति में लोग किनको आना चाहिए था? जिनका पेट भरा हुआ है। राइट। वो लोग देश के लिए कुछ कर पाते, जिनका उद्देश्य पैसा ही है, जिनके अपने मूल हित ज्यादा बड़े हैं, वो कभी देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, चाहे वो शिक्षक हो, पत्रकार हो, नेता हो, कोई भी हो। वही लोग देश को आगे लेके जा पाएंगे जिनके अपने हित पीछे थे। और ऐसे बहुत लोग देश में हुए हैं, चाहे वो कलाम साहब हो और बहुत सारे ऐसे लोग, और वो देश को आगे लेके भी गए ऐसे महान लोग, क्योंकि उन्होंने अपने हितों को पीछे रख दिया था। तो उस चीज का अपना मजा है, अपना सुकून है। अच्छा सर, आपने अपनी कोचिंग, आप बता रहे थे आपके पहले ऑफलाइन कोचिंग, मेरे ऑफलाइन कोचिंग थी, मैंने 2019 में बंद कर दी थी। क्यों? उसके बाद ये आया ना सब की फायर की, मैं समझ गया कि देश में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि जो है ये सब इश्यूज ना आए।
तो एक तो ये वजह थी, दूसरी ये वजह लगी मुझे थोड़ा उसमें ये कंसर्न आया प्रतीक भाई कि जब मैं कोविड में सारा बच्चा ऑनलाइन आ ही गया और वो बच्चा घर बैठे ही तैयारी कर पा रहा है, तो उसको दिल्ली बुला के मैं क्यों गुमराह करूं। ये एक चीज थी जो मेरी आत्मा को कचोट रही थी। तो फिर मैंने कोचिंग नहीं खोली। मुझे लगा कि ये गलत होगा। जब अब मैं पढ़ाने ही लग गया ऑनलाइन, हर बच्चा पढ़ भी रहा है, 200-400 की फीस पे पढ़ ले रहा है, 2000 की फीस पे भी पढ़ ले रहा है, तो मैं उसको ऑफलाइन में बुला के 5-6 हज़ार फीस लेके, क्योंकि ऑफलाइन में कंपलसरी भी है फीस लेना, क्योंकि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ओके। ये मुझे लगा, आपको लगा अगर मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ तो इस तरीके इस तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे अभिनय मैथ्स में भी लगा। जब मैंने अभिनय मैथ्स आज से 2.5 साल पहले बंद किया, ऑनलाइन का बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार मुझे ज्यादा फीस भी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतने रिसोर्सेज एक टीम, इससे अच्छा किसी कोचिंग में पढ़ा लेंगे तो उस कोचिंग के तो और भी वेंचर हैं, वो उस तरफ से सब मैनेज कर लेते हैं, उनको एक ही टीम है, तो वो सस्ते कोर्सेज भी दे पाते हैं बच्चों को, और उसमें वो ये सब भी कर लेंगे कि हम जितने बच्चों को चाह रहे हैं फ्री दे सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोच के अभिनय मैथ्स ऑनलाइन भी बंद कर दिया। ओके। जहां मुझे लगता है कि यहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे एक और मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगता है, आप देखते होंगे कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं 50 करोड़ रुपए लेता हूं ज्वाइनिंग के। आपने सुना है वो वीडियो मेरा? वो बड़ा आता है, वो बड़ा लेता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं कि मुझे किसने दिए हैं 50 करोड़ रुपए। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने सारे अकाउंट के स्टेटमेंट पब्लिक करूं कि किसने मुझे पैसे दिए और कितनों को मैं दे के आया हूं। मैं जिस कंपनी में जिस वक्त पढ़ा रहा था, हाँ। अब जैसे मेरे पास एक और कोई कंपनी आई कि यार आप हमारे साथ आ जाओ, मैंने कह दिया। मैंने उसमें यही बोला है, वो वीडियो आगे का नहीं चल रहा, कि मैंने उन्होंने मुझे कहा कि सर आप कितना भी पैसा ले लीजिए, तो मैंने कह दिया मैं तो 50 करोड़ लेता हूं। उसकी भी ये स्टोरी है। मैंने बोला कि ये कंपनी आई तो मैंने उसको बताया कि मैं 50 करोड़ लेता हूं। मैंने लिए क्या? और मैंने जिन कंपनियों से उस वक्त में पैसा कमाया, ये भी मैं अपना चाहता तो मैं अपना ऑनलाइन नहीं कर सकता था। 2017 में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं उस वक्त तो 5-5 हज़ार की पेन ड्राइव बेच के करोड़ अरबों रुपए कमा सकता था। मैंने नहीं किया ना उस वक्त। और बच्चों का ये भरोसा था कि रात के 3 बजे देखने आते थे। अब साबित करो ना कि मैंने गलत किया। आप एक बच्चा लाके खड़ा करो ना जो कह दे कि मैंने गलत किया। मैं खुद कहता हूं कि मेरी टीम आपके साथ गलत कर सकती है, आप मुझे तक वो कंसर्न जरूर पहुंचा देना। ये मत मानना कि मेरी टीम का व्यवहार मेरे जैसा हो सकता है। फिर बात आई तो मैंने किन कंपनियों से पैसा भी लिया, उन कंपनियों से जिनको विदेश से फंडिंग मिली और जो बच्चों से बहुत कम पैसा ले रही थी। और अब अगर वो मुझे पैसा दे ही रही है और बच्चों से नहीं ले रही, तो क्या मैंने गलत किया? मैं भीख लेके भीख दे तीनों लोग जीत ले। तो मुझे मिला तो मैंने लिया। जिस वक्त उस कंपनी ने ये कहा कि नहीं अब वो बच्चों से भी ज्यादा पैसा लेंगे और हम यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकते, तो मैंने उस कंपनी को छोड़ भी दिया। और अब मैं आके ये दिखाऊं कि उस कंपनी ने मुझे 15 करोड़ का नोटिस भेजा कि आपको 15 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आपको पता है कि मैंने कैसे वो पैसे 2 साल में कैसे कैसे करके चुकाए? ये तो मुझे पता है ना कि मैंने जो उधर से लिया भी और वो फिर चुकाया किस तरीके से, ये किसी को नहीं पता। अच्छा सर, जैसे मुझे ये तो मैं जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। जैसे आप ये सब करते हो, आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो जाती है, अभी आपके ऊपर डिफेमेशन का केस चल गया, नया केस हुआ अभी, ये सब के इतने लॉसेज होते हैं, आपका परिवार इन चीज़ों को कैसे देखता है? वो ये नहीं कहता कि सर तो कुछ ना करते ही रहते हैं। हाँ, दिक्कत है, आदत पड़ गई है उन लोगों को भी अब। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, सबको अधिकार है। मैं ये मानता हूं कि अगर अंजना के दिल पे चोट लगी और उन्होंने आत्ममंथन नहीं करा कि लोग इतने नाराज क्यों हैं, उन्होंने इसको क्या अपने मन को समझा लिया कि एक पेड कैंपेन उनके अगेंस्ट की गई? नहीं, ऐसा नहीं था। इतनी बड़ी पेड कैंपेन करने में तो मुझे लगता है 10-20 करोड़ रुपए लगेंगे आराम से। बहुत बड़ी थी ये कि हर आदमी उनके लिए वीडियो बना रहा है, उनके खिलाफ वीडियो बना रहा है। वो लोगों के अंदर 3-4 साल का संगठित गुस्सा था जो निकला, कि लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, बस मौका नहीं मिल रहा था लोगों को बोलने का। तो शायद वो भी आत्ममंथन करती तो चीजें ठीक रहती। वो वापस से पेपर लीक पे और बुलंद आवाज उठाते तो ठीक रहता। जो आवाज उनके 2-3 दिन ब्लैक एंड व्हाइट शो में या पूरे दिन कोचिंग सेंटर्स और उनके अगेंस्ट चली, वो आवाज अगर पेपर लीक के अगेंस्ट चलती, इसी बीच वो एक इंटरव्यू कर लेती धर्मेंद्र प्रधान के साथ और उनसे सवाल पूछ के उनको कटघरे में खड़ा कर देती, तो शायद चीजें अपने आप पॉजिटिव हो जाती। लेकिन उन्होंने ये ना चुन के, उनको लगा कि मैं शिक्षकों से ये कहूं कि आपने मानहानि किया। मैंने मानहानि किया? मैं आपके क्लिप चला रहा हूं जो सच है, वो मानहानि थोड़ी है साहब। आपने जो किया मैं वही दिखा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो मानहानि है। हम भी यहां तक ऐसे ही नहीं कहते हैं, बड़े दुख लांग कर आए हैं। बड़े सर, मैं ये पूछ रहा था, लोग जैसे मैं रिसर्च भी कर रहा था तो लोग कहते हैं कि सर तो रोस्ट कर देते हैं ऑनलाइन, सर तो रोस्ट ही बना देते हैं। हाँ, मतलब देखो, बात कहना कि अब वो अपनी अपनी बात को कहने के तरीके हैं। और ऑनलाइन में आज
वो स्थिति भी है कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए कुछ आवाज में दम तो रखना पड़ेगा ही। और वो मेरा क्या है कि नेचर ही है। ऐसा नहीं कि मैंने ये आज किया। आप मेरी 2017 की मोदी जी के उस भाषण के खिलाफ वीडियो निकाल के देखिए जिसमें उन्होंने बोला कि भैया इस GTV के बाहर जो आदमी पकौड़े तल रहा है वो भी रोजगार है या नहीं, हाँ। जिस पे सुधीर चौधरी ने मुस्कुराया। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई, आप देखिए 2017 में। राइट। आप वो छोड़िए, आप मेरे 2009 का वीडियो उठा के देखिए जिसमें मैं अपने कॉलेज में कॉलेज वालों की ही रोस्टिंग कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। वो रोस्टिंग नहीं, मैंने सच को बयां किया है। थोड़ा तरीका ऐसा हो सकता है, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि मैं गालियां देता हूँ, कभी नहीं आप देखेंगे कि ऐसा है। हाँ, थोड़े डायलॉग्स हैं कि गणित की गांठें तोड़ दी, वो उस तरीके के डायलॉग कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है कि गणित की गांठें तोड़ दी। हाँ, गांठें तोड़ने वाला थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया है। कुछ कहते हैं जैसे कुछ चीजों पे क्या होता है कि अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप बताइए, ये लोग तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो एक दो शब्द हो सकता है कि ऊपर निकल गए, तो उसके लिए भी हमें भी लगता है। बट इतने बड़े इवेंट में इसको आप छोटा इवेंट मत बनिए कि मैं 2.5 घंटे तक ये कर रहा हूँ। नहीं, राइट। उस इवेंट में एक दो शब्द ऊपर निकल जाना, लेकिन फिर भी मर्यादा के भीतर ही। आप नहीं उस पर उतना उठा सकते, उसी चीज को नहीं पकड़ सकते। आपने सारी चीजें बस मीडिया की 2 मिनट की बातें पकड़ ली। पूरा पेपर लीक उद्योग पे मूवी था। बताया मैंने कि किस तरीके से पेपर लीक उद्योग काम कर रहा है, बताया मैंने कि किस तरीके से जल मिशन योजना पे इतना खर्च हुआ, और आज देखिए कि लोग ऐसे ऐसे भी हैं आज जिनको पानी नहीं मिल रहा है। तो आप सारी चीजें देखिए, आप उन पॉजिटिव मुद्दों पे बात करिए। जहां पे आपको एक दो चीजें गलत लगी है उसको इग्नोर कर दीजिए। आप ये मत करिए कि उस एक दो चीजों को गलत को पकड़ करके आप मेरी बाकी की मेहनत पे पानी फेर देंगे, बाकी के इशू दबाने की कोशिश करेंगे, वो मत करिए। आप उसी पे सवाल उठा देंगे कि मैं मेरे हिंदुइज्म पे मुझे घेरने लगेंगे, वो चीज मत करिए यार। सोचिए, मैं खुद भगवान की दया से ना हिंदू धर्म में जन्म लेता हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म होता है भगवान की दया से, जिसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। और आप उस पे आके ये कहें कि मैं इन चीजों के खिलाफ। हाँ, ये कितनी हंसी मजाक वाली बात लगती है। मतलब कैसे? मतलब जब तक मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, मैं पूजा कब कर रहा हूं, मैं माला कब जप कर रहा हूं, ये मैं क्यों बताऊंगा लोगों को आकर के? तो सर, धर्म तो एक ऐसी चीज है, मतलब आस्था तो एक ऐसी चीज है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है मेरा, तो कुछ मैं बिल्कुल आप उस पे उंगली उठा करके बिना मतलब, लोग आजकल यही कर रहे हैं कि वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। अभिनय शर्मा को डिफेम करना है तो धर्म का सहारा बेस्ट है। ये नहीं करना है, ये गलत है। सरकारों में और आप में अंतर क्या है? सरकार चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, आप भी सेम कर रहे हैं कि किसी को डिफेम करना है धर्म का सहारा ले लीजिए, किसी को नीचे दबाना है धर्म का सहारा ले लीजिए। क्यों करना है? भारत बहुत खूबसूरत देश है, यहां अनेकता में एकता है, वो हमने सीखा है। सर, बहुत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें आती है ना एक लाइन, वो जो सभी धर्मों को एकजुट करने की बात करती है, वो हमने सीखा है यहाँ से। सर, आज तक आपके ऊपर कितने केस हो गए होंगे आज तक, अभी तक कोई आइडिया? अरे केस ज्यादा वादा नहीं हुए मेरे ऊपर, तो नॉर्मल है। लोग मतलब ये छोटे मोटे डिफेमेशन के ये केस सब तो वो उनको भी थोड़े दिन में अभी गुस्सा है अंदर, और आदमी किसी तरीके से अपने गुस्सा को चैनलाइज करता है, तो एक तरीका है। जैसे गुस्सा थमेगी उनको भी समझ में आएगा तो सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, मैं आपके वीडियो में देख रहा था कि आप बहुत सारे वकीलों को इधर उधर पैसे ऐसे भरते रहते हो। अच्छा, वो बच्चों के हैं, वो मेरे अपने पर्सनल केस नहीं है। ओके। वो उस बच्चों के लिए है कि एसएससी में मुसीबत आई तो PIL, उसमें हमारा बड़ा पैसा खर्च हुआ, और उसका नतीजा बस ये निकला कि कोर्ट से नहीं निकला, एसएससी ने लाइन पे आने की काफी कोशिश की। एसएससी ने हर एक चीज बताई, अब हम ये नहीं करेंगे, ये गलत नहीं करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे, बट फिर भी अभी स्टिल बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो बच्चों के जो हमने जैसे रिजल्ट रिवाइज कराया था, जो मैं दिखा रहा था कि एक इनवॉइस 14 लाख रुपए की, हाँ, वो हमने रिजल्ट रिवाइज, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो रिजल्ट रिवाइज कराया था, पूरा रिजल्ट में खामियां थी, ओवरेज लोगों को ले लिया था। अच्छा। हाँ, उसमें आजकल न्याय बड़ा महंगा हो गया है सब, बच्चे नहीं लड़ सकते, बच्चे जितने भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं हार जाते हैं, लंबी चली जाती है। तो आज आपके पास अच्छा वकील नहीं है जिसकी फेस वैल्यू है, तो आपको इतनी लंबी लंबी तारीखें मिल जाएंगी, चर्चा ही नहीं होगी। तब तक तो सारा जो उसका क्या बोलते हैं, जो एक किसी भी चीज की चर्चा होती है वही खत्म हो जाती है, तब तक मोमेंटम खत्म हो जाता है। मोमेंटम खत्म हो जाता है, राइट। आपके ऊपर जो अभी ये वाला जो अभी रिसेंट वाला जो केस हुआ, और भी टीचरों के ऊपर हुआ है सर? हाँ, और भी टीचर्स के ऊपर हुआ है। अभी मैंने सारे टीचर्स को कहा भी है कि हम देख रहे हैं, इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनको पता भी नहीं है कि कैसे क्या है ये डिफेमेशन वाला मामला क्या है, तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। उसमें यूट्यूब भी पार्टी है, यूट्यूब भी डिफेंड करेगा। और सर, आपको कोई डर नहीं लगता कि दैट इतना? डर किस बात का? किसी बात का डर नहीं। आप देखते हो कि अकेले आया हूँ आपके स्टूडियो भी,
राइट। कोई किसी बात का डर नहीं है। नहीं बट सर आप देखते हो इतना सारा देश में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं कि जो बिल्कुल 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 ऊपर वाला देख रहा है, वो सब ठीक करेगा। उसको सब पता है कौन कितना सच्चा है। सबके नकाब उतरेंगे जो नहीं है, जो भी ओढ़े हुए हैं वो सबके नकाब उतरेंगे। हम तो चाहते हैं। मैं आप सोचो ना कि इतनी बड़ी बात हुई मेरे बारे में, मेरे खिलाफ निकालने के लिए कितनी चीजें मिली। फटी जीन्स में जान्स एक पर्सनल पार्टी में राइट। एक मिला। दूसरा मिला मुद्दा कितना बड़ा था कि मैं टी शर्ट नहीं चेंज करता, रिपीट नहीं करता। ये कितना बड़ा मुद्दा था देश के लिए। तीसरा मुद्दा मिला कि मैं यूट्यूब से 8 से 10 लाख कमाता हूं, जिसको मैंने खारिज किया। चौथा मिला कि मैं कपिल सिब्बल के साथ एक फोटो शेयर की गई, जिसको मैंने क्लियर किया। पांचवा 50 करोड़ वाली बात अभी आपके सामने क्लियर कर दी। और इसके अलावा वो हिंदू वाली बात मैंने आपके सामने क्लियर कर दी कि वो किस तरीके से कमेंट आया और मैंने उसको पढ़ा और उसको एलेबोरेट किया और आधा रील काट के चलाया। तो आप क्या कर देख पाएंगे आप। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी लोगों को ये मन कर रहा है कि यार चलो अभिनय शर्मा पे उंगली उठाते हैं और मैं देश के मुद्दे नहीं उठा रहा हूं या मेरे अंदर सच्चाई नहीं है, तो मैं खुलेआम एक बात कहता हूं, आप मेरे गांव जाके पता करिए लोगों से मेरे बारे में। ये छोड़िए, आप ना अपने आसपास अपने गांव के ही जो लोग कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उनसे मेरे बारे में पूछिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपका व्यू मेरे प्रति बदल जाएगा। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको आप पूछ लीजिए कि मैं क्या हूं, वो लोग आपको बता देंगे। कॉन्फिडेंस बोलता है। बिल्कुल, जो आप अंदर से सच्चे हैं। हमने गलत कभी नहीं किया और मुझे बड़े कम लोग मिले। मेरी अपनी खुद की टीम से लड़ाई हो जाती है। मैं देखता हूं हर आदमी वैसा ही है जिसको सिर्फ अपने हितों पे फोकस करना है, पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। मेरी टीम में खुद ही ऐसे लोग हैं। मेरी विचारधारा को टकराते रहते हैं बदतमीज। उनको मेरी लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि यार देखो ताइवान कितना आगे निकल गया, तो वो खुद मुझे ऐसे विचार देते हैं कि ताइवान पे तो अमेरिका का हाथ है, क्यों नहीं निकलेगा, तुम्हें क्या पता है। मेरे खुद के लोग मुझे बोलते हैं जो साथ हैं बचपन से, इतने सालों से साथ है। मैं उनसे भी लड़ रहा हूँ। बड़ा तगड़ा वो है कॉन्ट्रडिक्शन कि आप उन लोगों को साथ में लेकर चलते मैं उनसे भी लड़ रहा हूँ, सोचिए। और बाहर समाज से भी लड़ रहा हूँ और देश दुनिया से भी लड़ रहा हूँ। सर जीने का हाँ, नेक्स्ट जो आपका गोल है, क्या पॉलिटिक्स में आप कोई पार्टी नहीं बनाओगे या फिर? पता नहीं, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि देखो ये पार्टी कितना अच्छा कर रही है, इसके साथ काम करो। बताओ, मुझे तो वहां भी लड़ना है, हर स्टेज पे लड़ना है। कोई नहीं समझ पाता साहब, मैं अकेला लड़ रहा हूँ ये लड़ाई। अगर ये पॉडकास्ट या कोई रील इसमें से निकलेगी सर, तो अगर जिस देश के प्रधानमंत्री इसको सुन रहे हो, उनके क्या मैसेज दोगे अभी? मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आपने जो आंखों पे ये पट्टी डाली है कि सब कुछ सही चल रहा है, और एक वो आप जो हर एक बात छोटी से छोटी आके जनता से आपकी जो शेयर करने की आदत है कि परीक्षा पे चर्चा, मन की बात पे, अब आपको इन सब चीजों से ऊपर निकलकर देश की वास्तविक स्थिति को बताना चाहिए। वो हम राहुल गांधी से नहीं, आपसे सुनना चाहते हैं, देश की वास्तविक स्थिति क्या है और अब आपके आगे के प्लान क्या है। ये जो आपने भ्रम पाला हुआ है कि जनता हमें हर राज्य में जिता के दे रही है, तो ये आप जनता के इस भरोसे को कुचलिए मत। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह सही हो सकते हैं। अगर पेपर लीक लगातार हो रहा है तो आप, आपका कैबिनेट, आपके शिक्षा मंत्री पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 2047 में विकसित भारत पे अब हमें नहीं सुनना, आप बताइए दिल्ली विकसित कब तक? ये एक जवाब पूछना चाहता हूं। दूसरा कि परिवार बात पे लगातार आरोप लगाने के बाद नीतीश कुमार के उस बेटे को शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया, जिसके खुद के स्वास्थ्य पे प्रश्न उठ रहे हो? तो मैं ये कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इनके जवाब उनके लोग दे दें मुझे। ऐसा है, इतने सालों पे जब परीक्षा पे चर्चा हुई तो लीक पे चर्चा क्यों नहीं हुई? नीट में इतने बच्चों की आत्महत्याओं के बाद भी प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पिघला? उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना चाहता हूं। देश में इतनी बेरोजगारी है और महंगाई है, उस महंगाई का मां बोलने के लिए प्रधानमंत्री क्यों तैयार नहीं है? और ये जो पेपर लीक उद्योग चल रहा है, इसको प्रधानमंत्री किस तरीके से खत्म करेंगे? इन सब चीजों का जवाब दें। जो नहीं देंगे तो कौन ले सकता है उनसे जवाब? जो पत्रकार भी हैं, जिनको मौका मिले उनसे बात करने का, जवाब लेने का, तो दें। बात पता है कि ये भी फंस गई है प्रतीक भाई कि मीडिया विपक्ष को दुश्मन मान रहा है। यहां पे क्रेडिबिलिटी विपक्ष की भी पूरी तरह खो चुकी है। राइट। मीडिया विपक्ष की बातों को सीरियसली नहीं लेना, उनकी सर इमेज ही ऐसी बना दी, इसलिए उनके प्रश्नों को सीरियस नहीं लेना। तो मैं बताना चाहता हूं देश के लोगों को कि हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं है कि ये और वो के अलावा भी
विकल्प आएंगे और देश बदलेगा। हर अति का अंत होता है। मुझे इस देश से बहुत प्यार है और मैं एकदम उस टाइप का लोग नहीं हूं। आज मेरी भी स्थिति है कि मैं जाके किसी दूसरे देश में रह सकूं, मेरी भी स्थिति है, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई तो एक ऐसा हो जो अपने जीवन के 20 साल लगाए कि वो क्या बदल सकता है। मैं अपने इस बचे हुए जीवन काल में शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम व्यवस्था, ये 2 चीजें तो बदल के जाऊंगा, ये मेरा भरोसा है। और फिर 20 साल बाद आपसे बैठेंगे तो बात करेंगे। मैंने आपको जब भी मैं आपका कोई वीडियो आप बनाते हो या मुद्दों पे प्रश्न उठाते हो, चीजें करते हो, मैं देखता हूँ बड़ा इमोशनल हो जाते हो, मतलब एकदम इमोशनली आप तो कर देते हो मुझे अभी जैसे आपने कर दिया, हर पॉडकास्ट में मैं आपके इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं, मैं आपके पर्सनल वीडियोस की भी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप बोलते हो, मतलब वो एक लगता है कि एक अंदर से, मतलब एक बंदा ना परेशान है जिस चीज को वो बताना चाहता है, चाहे तरीका जो भी है, बट बताना चाहता है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मैंने दूसरे देश में देखा यार। मैं मुंबई देखता हूँ, मुंबई साहब पैसों की नगरी, इधर शाहरुख खान का घर, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, इधर जमीन पे गद्दा डाल के लोग सो रहे हैं इतनी धूप में। मतलब मैं कैसा मेरा भारत महान, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग इलाज से मर जा रहे हैं, लोग सड़ा पानी पी के मर जा रहे हैं, लोगों को HIV ब्लड चढ़ा दिया जा रहा है, बच्चों के मिड डे मील के खाने में सांप निकल आ रहा है। बच्चे ऐसे वीडियो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहे हैं कि एक बच्चा नमक डाल के पानी में और रोटी खा रहा है। किस भारत की परिकल्पना की बात हो रही है? और हम चांद पे पहुंचने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चिंता दिखाती है। मेरी कोई ये चिंता किसी पार्टी, किसी दल के लिए नहीं है, मेरी चिंता देश के लोगों के लिए मेरी चिंता है। और आपका इसमें, देखो, लोग ये पूछना चाहते होंगे कि आपका इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितनी मेरी चाहतें थी वो मैंने पूरी कर ली और मैं वहीं पे रुक गया। मुझे ये समझ में आ गया कि इस चीज का कोई अंत नहीं है, मुझे इससे आगे नहीं जाना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत गरीब नहीं हूँ कि मेरी कोई ऐसी चाहत है। मैं आज चाहूँ जिस होटल में चाहूँ उस होटल में रुकता हूँ, जिस फ्लाइट में जाना चाहूँ उस फ्लाइट में जाता हूँ। कुछ मेरी मजबूरियां हैं। आप कहेंगे कि मैं बिजनेस क्लास में क्यों जाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अगर नॉर्मल क्लास में जा रहा हूँ तो मेरी भी चिंता है, मेरे परिवार की चिंता भी मेरी सुरक्षा को लेकर के है। इसीलिए आप कहते हैं कि यार टीचर कोई महंगी गाड़ी में क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां भी सुरक्षा का कंसर्न है। आज आप देखेंगे कि कितनी नई गाड़ियों में आग लग जा रही है, जो नॉर्मल गाड़ियां हैं। तो मुझे सरकार की इन सब चीजों पे, आप कहेंगे कि तू 5 स्टार में क्यों खाते हो भाई, तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ नॉर्मली जो खाना है वो फ्रोजन फूड या खराब खाना मिल रहा है। मैं बीमार होना नहीं चाहता, इसलिए मैं 5 स्टार में खाता हूँ। आप कहें कि मैं अच्छी सोसाइटी में क्यों रहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ मुझे अपनी सुरक्षा, या फिर जो बच्चे हैं वो बहुत आसानी तक आके घर के नीचे खड़े हो जाए, मुझे वो सब भी देखना पड़ता है। तो मेरे पास हर चीज का जवाब है। आप किसी भी चीज पे एक बात बताओ ना, आज कितने शिक्षक ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 हजार करोड़ के मालिक हो गए। आप देखेंगे भाई साहब वो महंगी गाड़ी से उतरते हुए नहीं दिखेंगे, जबकि उन पे हैं 4-4। मैंने तो छुपाया नहीं ना, मैंने अगर एक गाड़ी ली तो मैंने उसकी फोटो डाल के आपको बता दी, लेकिन मैंने वो फोटो भी कोई अभिनय मैच पे नहीं बता दी जो मैंने पढ़ाई के लिए चैनल बनाया। मेरा भी अपनी लाइफ है, मेरे भी रिश्तेदार मुझे देखते हैं, तो मैंने अपने पर्सनल स्टाइल पर। आपका पेज मैंने भी देखा, वो आप बनाते हो रीलें जेंजी टाइप की। हाँ, कितनी 10-12-20 मुश्किल से बनाई होंगी, बस उतनी मैंने बनाई। अब आप उसी को कह दो कि मैं इसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, मुझे भी हक है ना, मेरी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। सब कुछ तो है नहीं मेरा कि मैं खाली एज ए शिक्षक या एक जीन्स में आपको मेरी फोटो मिल गई, आप सोचिए आज मुझ पे कमेंट कर दिया गया कि भाई मेरी जीन्स फटी थी। आज सोचिए कि एक यही कमेंट किसी महिला पे कर दिया जाता कपड़ों को लेकर के, बवाल हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो ठीक है सब यार, देश बदलना और वो बदलेगा। मुझे इतनी हाई इंट्यूशन है कि देश बदलेगा। सर बदलेगा, आप लोग जागरूक हो रहे हैं, आप देख बस जागरूक करना अपना काम है। लोग आवाज बुलंद करेंगे तो सब कुछ बदलेगा। हम जिस दिन चालेंगे उस दिन सारी कैबिनेट शिक्षित होगी साहब। आज सोचिए कैबिनेट की क्या हालत है कि प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है कि हाइड्रेटेड रहो। ये बता रहे प्रधानमंत्री की देश के लोगों को कि आप ननिहाल और ददियाल में पूछते रहो हालचाल उनके क्या है। आज के बच्चे को इतने संस्कार और समझ नहीं है, तो कमाल है साहब। तो चले, बहुत लंबा हमने इस पे किया और बहुत सारी बातें हमने की। मुझे लगता है सर आपसे जब भी बात करता हूँ मेरे को बड़ा मजा आ जाता है, आपके खुले दिल से बोलते हो ना, मजा आता है। दैट इज द नाइस थिंग जो मुझे आपके अंदर नजर आती है सर, सच्चाई है। मैं आपको एक वादा बस दे के जाता हूँ कि आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने मेरे लिए कभी ताली बजाई थी या आपने मेरी कभी तारीफ की थी। वो एक आप बता रहे थे ना डायलॉग है कि
जो है जीते जी किसी पे बायोपिक मत बनाओ, पता चला कि वो मरने से पहले कुछ कांड कर दे। कांड कर तो बस मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं भी बड़े कम लोगों की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जिसकी तारीफ करूंगा तो परखने के बाद, कि मैं अपनी ताली पे अफसोस नहीं चाहता कि मैंने इनके लिए ताली बजाई थी। लोगों से भी यही कहूंगा, इसलिए किसी का भी अंध समर्थन मत करिए, पहले परखिए, आपको लगता है कि सही है तो तारीफ करिए। और वो लग जाता है, पता है, 1 साल में लग जाएगा, 2 साल में, 3 साल में लग जाएगा, लग ही जाना है। राइट। और इस चीज को भी इस तरीके से जोड़ के मत देखिए, जैसे आज ये जोड़ के देखा जा रहा है कि यार कोई शिक्षक अगर परेशानी में है तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी इसके पीछे लग गए, या देखिए अंजना ओम कश्यप इसके पीछे लग गए। ऐसा नहीं होता है। वो ये जरूर है कि जिस दौर में आप लोगों पे सवाल उठा रहे होगे और अगर आपकी कोई एक गलती मिल जाएगी तो लोग नहीं छोड़ेंगे, बस दिस इज द डिफरेंस। ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं लगता। आवाज उठाने पे, मुद्दे उठाने पे, नीट पे हमने खूब बोला है, पेपर लीक पे हमें बोलते हुए 10 साल हो गए, देश के हर मुद्दे पे हम बोलते हैं। ऐसे कोई पीछे नहीं लगता कि कोई पीछे लगेगा इस बात के लिए। आप गलती करोगे तो लगेंगे जरूर। राइट। ये हो सकता है कि आपकी गलती वही सेम माफ हो जाए, मेरी नहीं होगी वो। क्योंकि मैं लगातार बोल रहा था, बस डिफरेंस इज दैट। तो बाकी लोगों से भी कहूंगा, अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। सर थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी आने मच, के लिए, आपका बहुत बहुत टाइम निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरे अंत तक देखा है तो मुझे अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप देख भी सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें अगर आपको लगता है ये शेयर करने के काबिल है। और दूसरी चीज़, आप हमारा द प्रतीक शो क्लिप्स वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इन बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे वैल्यूएबल क्लिप्स जिनसे आपको बहुत अधिक जानकारी मिल सकती है, बड़ा पॉडकास्ट नहीं देखना पड़ेगा, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स। मैं मिलूंगा किसी अगले पॉडकास्ट में एक बढ़िया गेस्ट, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए द प्रतीक शो। जय हिंद, वंदे मातरम।